हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा एमसी अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी यादों के साथ वापस आता है और फिर शुरू होती है उसकी पावरफुल बनने की जर्नी। कैसे वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके हर सिचुएशन को अपने फेवर में करता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। हमारे चैनल की रीच अभी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि हाल ही में एक कॉपीराइट स्ट्राइक हटी है और एक अभी भी बची हुई है। तो आपसे बस इतना सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को कम से कम 10 मिनट तक ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का मानवा एक्सप्लेन। अवेकनर्स एकेडमी में एक टेस्टिंग सेरेमनी चल रही है। छात्रों की ताकत और रैंक का मूल्यांकन करने के लिए प्रोफेसर उन्हें एक एक करके एक विशेष पोर्टल में जाने के लिए बुलाते हैं। ये पोर्टल एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां एक विशेष रूप से प्रशिक्षित दानव का दिल रखा है, जो छात्र की ऊर्जा को सोखने और मापने में सक्षम है। फिर ये पूरी एकेडमी की देखने के लिए उनकी वर्तमान रैंक और भविष्य की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ज्यादातर छात्र सिर्फ ई रैंक के लूजर निकलते हैं। कुछ लोग उच्च क्षमता के साथ डी रैंक पाकर ही गर्व महसूस करते हैं। तभी एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस आगे आता है। वो सबसे मजबूत गिल्ड का अमीर वारिस है और हर कोई उसका परिणाम देखने के लिए उत्सुक है। वो उस दिल वाले कमरे में पूरी तरह से आश्वस्त होकर प्रवेश करता है कि वो एकेडमी के इतिहास में सबसे बड़ी सनसनी बनेगा और नंबर 1 रैंक हासिल करेगा। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और बाहर सभी छात्र खुशी से झूम उठते हैं। उसे एक दिन एस रैंक तक पहुंचने की क्षमता के साथ एक उच्च स्तरीय डी रैंक मिलता है। उसके दोस्त उस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। उन्हें यकीन है कि यह घमंडी लड़का दुनिया की एक दुर्लभ प्रतिभा है। उनमें से एक तो सी चेन नाम के एक सीधे साधे लड़के पर हंसने भी लगता है, जिसकी अगली बारी है। उसे यकीन है कि सी चेन को अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सी चेन की बारी। सी चेन बस उसे नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ जाता है। वो भी बाकी सबकी तरह कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार दानव का दिल डरा हुआ है। सी चेन ने अभी तक किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया है और वो दिल पहले से ही उच्च स्तरीय डी रैंक दिखा रहा है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। फिर वो सबसे कमजोर स्किल कार्ड का उपयोग करता है, जिसे उसमें एक राक्षस से निगला था, और आसानी से सी रैंक तक पहुंच जाता है। जबकि हर कोई अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है, सी चेन एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वो एक मजबूत क्लास कार्ड पर स्विच करता है और अब दानव का दिल घबराने लगता है। जैसे ही वो अपनी शक्ति आजमाता है, आकाश में एक तूफान बन जाता है। रैंक डिस्प्ले ग्लिच हो जाता है और एस रैंक की क्षमता दिखाता है। प्रोफेसर हैरान है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही सिंगल एस ट्रिपल एस रैंक में बदल जाता है और फिर अधिकतम लोड के कारण सिस्टम एक एरर दिखा देता है। अब प्रोफेसर सच में डरे हुए हैं और वे टेस्टिंग रूम में दौड़ पड़ते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो पूरा कमरा नष्ट हो चुका होता है। दानव का दिल जल चुका होता है, पूरी तरह से मृत। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि अभी क्या हुआ है। इस बीच हमारा हीरो शांति से बाहर चला आता है। अपनी अपार शक्ति से गलती से मारने के बाद उसने वास्तव में दानव के दिल को ही निगल लिया था। सी चेन का असली सच और उसका अतीत। तो सी चेन असल में कौन है और वो इतना मजबूत क्यों है? दरअसल वो एक रिग्रेसर है जो एक ऐसे भविष्य से लौटा है जहां पूरी दुनिया पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। वो आखिरी जिंदा इंसान था जो सालों तक लड़ता रहा, जब तक कि उसने अंततः दानवराज के साथ खुद को भी आत्मविनाश करके उसे हरा नहीं दिया। और फिर एक चकाचौंध भरी रोशनी के बाद वो अतीत में अपने डॉर्म रूम में वापस आ गया। वो उलझन में होता है और सोचता है कि क्या वो किसी तरह परलोक पहुंच गया है। लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखता है और वहां लोगों को खड़े देखता है, तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि क्या हुआ है। कुछ क्षणों बाद उसे अंततः समझ आ जाता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है और वो 10 साल पहले अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आ गया है। तभी एक अजीब सा होलोग्राम प्रकट होता है और चैन को सूचित करता है कि ग्लटनी की शक्ति का एकीकरण पूरा हो गया है। खिड़की से बाहर घूरते हुए उसे एहसास होता है कि अब उसके पास पहले दानव भगवान रात के अवतरित होने से पहले 3 साल बचे हैं। उसे अच्छी तरह याद है कि ये दानव भगवान ही इसके बाद होने वाली हर तबाही के लिए जिम्मेदार था। रात ही है जो नर्क के द्वार खोलता है और उसके बाद अन्य दानव भगवान एक के बाद एक मानव दुनिया में आते हैं। हमारा नायक तय करता है कि उसे वो जगह ढूंढनी होगी जहां दानव भगवान रात का अवतरण होगा और द्वार खुलने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। जैसे ही वो अपने विचारों से बाहर आता है, चैन अपने बगल में तैरते इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अब उसके आंकड़ों को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। हमारा नायक सोचता है कि क्या ये किसी तरह का गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि उसके पहले जीवन में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तब वो केवल अपनी जागृत शक्ति पर निर्भर था, जो 10,000 में से केवल एक को मिलती थी। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ऐसे ही पोटेंशियल अवेकनर्स को भर्ती करना है। लेकिन दुर्भाग्य से जब चैन पिछली बार यहां था तो वो पूरी तरह से जागृत होने में विफल रहा था। उस समय उसे बुली किए जाने की आदत हो गई थी, जो बताता है कि वो इस तरह अस्पताल में क्यों जागा था।
तभी सिस्टम एक और पैनल खोलता है और उसे एक लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है, जिसे वो तुरंत पहचान लेता है क्योंकि यही क्लास उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में पाई थी। एमसी चौंक जाता है और सोचता है कि क्या इस बार वो पहले ही अवेकन हो गया है। वो जल्दी से इसे टेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्लास स्विच पूरा कर पाए, उसका रूममेट और दोस्त माँ लॉन्ग आ जाता है, जो एक ई रैंक्ड फ्लावर चैंटर है। बेचारे के गाल पर बैंडेजेस हैं और वो ये चेक करने आया है कि चेन ठीक है या नहीं। लकीली लॉन्ग उन फ्लोटिंग पैनल्स को नहीं देख सकता, जिससे चेन को यकीन हो जाता है कि सिर्फ वही उन्हें देख सकता है। उसका दोस्त उसे ध्यान से एग्जामिन करने लगता है जब उसे पता चलता है कि चेन की सारी इंजरीज पहले ही गायब हो चुकी हैं, और वो सोचता है कि एक नॉन अवेकनर उससे भी जल्दी कैसे रिकवर कर रहा है जो पहले ही अवेकन हो चुका है। एमसी को अपनी प्रीवियस लाइफ का लॉन्ग याद आता है। यही रूममेट यूनिवर्सिटी के दौरान अवेकन हो गया था, लेकिन आखिर में वो सबसे कमजोर अवेकनर्स में से एक बन गया और रात के बिसेंट के तीसरे दिन ही बुरी तरह मारा गया था। चेन चुपचाप मुस्कुराता है जब वो अपने पुराने दोस्त को फिर से देखता है। लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि उनका रैंक टेस्ट कल शेड्यूल्ड है और उन्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए। लॉन्ग को एमसी के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसे ग्रेजुएट होना है तो ये रैंक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वे दोनों भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहे होते हैं, चेन कैजुअली कहता है कि बहुत समय हो गया है इतने सारे लोगों को एक साथ देखे हुए, जिससे उसका रूममेट बुरी तरह डर जाता है। चेन सोचता रहता है कि अगर उसने इस लाइफ में कुछ नहीं किया तो सभी को फिर से वही मिजरेबल फ्यूचर फेस करना पड़ेगा। इसी वजह से वो तय करता है कि उसे जितना हो सके उतनी मेहनत से ट्रेन करना होगा और जल्दी अपना लेवल बढ़ाना होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय अवेकनर एक्सपीरियंस गेन करने और लेवल अप करने का एक ही तरीका है, डीमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना। ये लेयर्स पूरी तरह मेजर गिल्ड्स के कंट्रोल में हैं, जिसका मतलब है कि उसके जैसे वीक या आउटसाइडर्स के पास लेवल अप करने का लगभग कोई चांस नहीं है। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स को स्टडी करता है, ये सोचते हुए कि वो बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। गवर्नमेंट ने अवेकनर्स को रैंक्स में क्लासिफाई किया है, जो ई से शुरू होकर एस क्लास तक जाते हैं। चेन जानता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके हुए हैं और सिर्फ कुछ ही मुश्किल से डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि वो उससे तो ऊपर रैंक करता है। तभी अचानक एक बॉल उड़कर आती है और सीधे उस बेचारे नर्ड को लगती है, जिससे उसके ग्लासेस टूटकर बिखर जाते हैं। पता चलता है कि वे फिर से बुली गोंग चुंग और उसके साथियों से टकरा गए हैं, वही लोग जिन्होंने एक दिन पहले उन्हें बुरी तरह पीटा था। चुंग मुस्कुराता है और उस नर्ड से पूछता है कि जब उसे पता था कि वो यहाँ पेमेंट कर रहा है तो वो उसके लिए ड्रिंक्स के क्रेट्स क्यों नहीं लाया। लॉन्ग तुरंत माफी मांगता है और अपने पैसों से ड्रिंक्स खरीदने जाने वाला होता है, लेकिन चेन बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है कि माफी तो एक्चुअली चुंग को मांगनी चाहिए। जैसे ही वो बुली को फिर से देखता है, चेन अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में चला जाता है। तब वे लोग उसे सिंक के पानी में डुबोने की कोशिश करते थे और गिल्ट फील करने की बजाय कहते थे कि वे बस उसे अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन वे तभी रुके थे जब चेन बेहोश हो गया था। उस समय लॉन्ग उसे चेक करने दौड़ा था, लेकिन जैसे ही चुंग ने चेन को कुछ कहते सुना, वो वापस आकर उसे और ज्यादा हर्ट करने लगा। अब प्रेजेंट में चेन ने ठान लिया है कि वो इन बुलीज को एक प्रॉपर लेसन सिखाएगा। चेन के बोलने के बाद चुंग और उसके साथी फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, साफ तौर पर उसे चुप कराने के लिए तैयार। एमसी सीधे चुंग की तरफ देखता है, ये जानते हुए कि वो सिर्फ कमजोर लोगों को टारगेट करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। जैसे ही बुली करीब आता है, आसपास के स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं, पहले से ही चेन के लिए पिटी फील करते हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे फिर से पीटा जाएगा। जब चुंग उसके पास पहुंचता है तो वो फिर से पूछता है कि चेन ने अभी क्या कहा था, लेकिन चेन कामली दोहराता है कि अब से उसे उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनते ही चुंग अपना टेम्पर खो देता है और तुरंत उस पर पंच मारता है, लेकिन इस बार चेन अपना हाथ उठाकर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है और बुली को पीछे ढकेल देता है। आसपास के सभी लोग शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी के मुताबिक चेन अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है, फिर भी उसने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक ऐसे रोक दिया जैसे कुछ था ही नहीं। चुंग और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और फिर से उस पर झपटता है, जबकि चेन कामली खुद को प्रिपेयर करता है और अपनी क्लास को इलेक्ट्रिक असैसिन में स्विच कर देता है। लॉन्ग स्टन्ड होकर वहीं खड़ा रहता है, जबकि चुंग अपना इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करता है और एक हेवी स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है। उससे पहले कि वो पास भी आ पाए, चेन पहले ही डैश करता है और लाइटनिंग चार्ज्ड पंच से उसे दूर उड़ा देता है।
आसपास के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि सो कॉल्ड वीक चेन एक ही पंच में स्कूल बुली को उड़ा देता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी चुंग शांत होने से इनकार करता है और अपने मिनियंस को चिल्लाकर कहता है कि वे आकर उससे बदला लें। मीनवाइल उसके लैकीज पहले ही चेन को देखकर डर चुके होते हैं। चुंग किसी तरह खुद को उठाता है और फिर से एमसी पर हमला करता है, लेकिन एक बार फिर बिना किसी चांस के बुरी तरह पिट जाता है और दूर जा गिरता है। अपने सो कॉल्ड बॉस को इस तरह क्रश होते देख लैकी समझ जाते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। बेचारा नर्ड ये सब देखकर पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो मान ही नहीं पा रहा कि उसका रूममेट जो कल ही पिटा था अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। दूसरी तरफ चेन रियलाइज करता है कि अपनी पास्ट लाइफ की तरह वो जब चाहे असैसिन स्टेट में स्विच कर सकता है और लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स लो लेवल अवेकनर्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी हैं, जिसका मतलब है कि उसका करंट रैंक कम से कम डी होना चाहिए। लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो उसने कंफर्म नहीं की है, किसी को हराने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया। ये सोचकर चैन लगभग आगे बढ़कर बुली को पूरी तरह खत्म करने वाला होता है, जबकि आसपास के लोग पैनिक में देख रहे होते हैं। तभी आखिरी मोमेंट पर स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू आकर उसे रोक देती है। वो उसे याद दिलाती है कि भले ही चुंग की गलती थी, लेकिन इतनी बीटिंग ऑलरेडी काफ़ी है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि अब बुली दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और इस वजह से एमसी आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला करता है। पीछे हटते हुए चैन सोचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल आखिर चुंग जैसे इंसान को बचाने के लिए इतनी ईगर क्यों है, जबकि वो बस एक्टिंग कर रहा था और सच में उसे मारने का इरादा नहीं था। वो जानता है कि ऐसे बुलीज को प्रॉपर्ली पनिश करना जरूरी है, नहीं तो वे बार बार कमजोर लोगों को टारगेट करते रहेंगे। फिर चैन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है, जबकि बुली के लैकीज दूर से उसे देखते रहते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब कभी भी चैन को प्रवोक करने की गलती नहीं करेंगे। उस रात जब लॉन्ग बाकी रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि चैन एक बेहद स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग असैसिन बन चुका है, तो कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। लॉन्ग बार बार समझाता है कि उनका पहले वीक दोस्त कैसे चुंग को इतनी बुरी तरह हरा गया, लेकिन जियांग जुओ, जो एक ई रैंक्ड न्यूक्लियस मेज है, इसे मजाक समझता है। जुओ सवाल करता है कि अगर चैन सच में इतना बड़ा अवेकनर बन गया है, तो वो अभी भी ऐसे ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसका कहना है कि अगर कोई रियल अवेकनर होता तो उसे बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये सुनकर गेमर रूममेट जियांग यू कहता है कि जो वो सुन रहा है उससे लगता है कि लॉन्ग के सिर पर जोरदार चोट लगी है। जुओ आगे कहता रहता है कि चारों को इस डॉम में इसलिए रखा गया है क्योंकि वे सबसे नीचे और वीकेस्ट हैं और वे कुछ भी कर लें, ये फैक्ट बदलने वाला नहीं है। वो ये भी दावा करता है कि चारों में सबसे स्ट्रांग वही है, जबकि लॉन्ग और यू सिर्फ सपोर्ट चांटर्स हैं। वो खुद को बूस्ट करते हुए कहता है कि चैन का लाइटनिंग असैसिन बनना नामुमकिन है। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और उम्मीद करता है कि कल ग्रेजुएशन से पहले फाइनल टेस्ट में वो रैंक अप भी कर सकता है। उधर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग एक ई रैंक्ड डीमन लेयर में ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकलता है। उसके साथ लिंग यू भी होती है। वो अपने छोटे भाई को वहीं खड़ा देखता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। चुंग शिकायत करता है कि जब तक उसे हराने वाला इंसान आसपास है, वो चैन से सो भी नहीं सकता। वो अपने भाई पर दबाव डालता है कि वो उसके लिए बदला ले। टिंग शांत रहते हुए उसे भरोसा देता है कि वो इस मेस को हैंडल करेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करेगा, और टिंग उससे पूछता है कि क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई कह रहा है। लिंग यू बताती है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम डी रैंक स्टूडेंट्स हैं और वो सभी को पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर चुका है। वो ये भी समझाती है कि दूसरों के पास डीमन लेयर्स का एक्सेस नहीं है जैसे उसके पास है, इसलिए कोई भी एवरेज लड़का उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चैन बारिश में भीगते हुए पागलों की तरह दौड़ रहा होता है। वो 20 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट रखता है, अपनी पीठ पर 100 किलो का बैग लेकर, जो उसके अपने वजन से लगभग दुगुना है। वो समझता है कि बेसिक ट्रेनिंग अवेकनर की स्ट्रेंथ की अपर लिमिट बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि हाई लेवल पावर्स को हैंडल करने के लिए मजबूत बॉडी चाहिए। दौड़ते हुए उसे याद आता है कि उसकी इकलौती फैमिली, उसकी बहन, तब मारी गई थी जब डीमन किंग राथ ने ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड किया था। डीमन लॉर्ड ने एक ही पल में काउंटलेस इंसानों को मार डाला था और उसकी बहन उसकी आंखों के सामने मर गई थी। वो इस डीमन किंग को हराना अपना पहला गोल बनाता है, क्योंकि वहीं से सारी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी। चैन सोचता है कि अगर डीमन लॉर्ड अभी से स्ट्रॉन्गर हो रहा है, जबकि उसके आने में अभी 3 साल बाकी हैं, तो उसे उससे भी तेज ग्रो करना होगा अगर उसे जीतने का कोई चांस चाहिए। तभी उसकी बहन सी यून का कॉल आता है। उसकी आवाज़ फिर से सुनकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी बहन बताती है कि वो पहले कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वो कंपटीशन में बिजी थी और अगर वो प्राइज जीत जाती है तो उनका रेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो बोलती रहती है और चैन चुपचाप सुनते हुए मुस्कुराता है। इस बार उसे प्रोटेक्ट करने और उसे बेहतर लाइफ देने का स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व महसूस करता है।
कॉल खत्म होने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग पर लौटता है और यूनिवर्सिटी के 3 और लैब्स पूरे करता है। उसके बाद वो सीधे शावर लेने जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो धीरे धीरे इस यंगर बॉडी का आदी हो रहा है जिसमें ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। वो बैठकर डीमन लेयर्स के बारे में सोचता है, जिनका एक्सेस सिर्फ रिच लोगों के पास है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे किसी तरह मॉन्स्टर्स को हराना होगा। इसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ वो आखिरकार सो जाता है और खुद को ग्लटनी सिस्टम के अंदर खिंचा हुआ पाता है। वो एक अजीब जगह पर लैंड करता है और सोचता है कि क्या ये कोई अजीब ड्रीम है। उधर बाहर लॉन्ग चेन को ढूंढने आता है और सोचता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। उस स्ट्रेंज स्पेस के अंदर चेन अपने सामने एक मैसिव टावर देखता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे ठीक से समझ पाए, ई रैंक्ड क्लाउड वॉरियर्स डेथ हाउंड्स का एक ग्रुप उसके सामने अपीयर हो जाता है, जैसे उसे ग्रीट करने आया हो। चेन तुरंत सोचता है कि शायद वो किसी डीमन लेयर में आ गया है और जल्दी से अपनी क्लास स्विच करता है। वो फैसला करता है कि पहले मॉन्स्टर्स को डील करेगा और बाकी सब बाद में समझेगा। एमसी आसानी से उन हाउंड्स को खत्म कर देता है जो सिर्फ भौंकते ज्यादा है, काटते कम, और उनसे आइटम्स कलेक्ट करता है। वो जल्दी ही लेवल 2 तक पहुंच जाता है और मुस्कुराता है, ये सोचकर कि शायद वो लकी था और गलती से डीमन लेयर में आ गया है। तभी एक बॉस मॉन्स्टर आता है और चेन उसे भी उतनी ही आसानी से हरा देता है जैसे वो कुछ है ही नहीं, जिससे उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है। बॉस से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स नॉर्मल मॉब्स से कहीं ज्यादा होते हैं। इसके तुरंत बाद बॉस मॉन्स्टर की बॉडी डिवावरेबल मार्क हो जाती है, जिससे चेन सोच में पड़ जाता है कि इसका मतलब क्या है। उसे सिस्टम पैनल में पहले दिखी ग्लटनी पावर याद आती है और वो इसे टेस्ट करने के लिए हाथ बढ़ाता है। डिवावरिंग तुरंत कंप्लीट हो जाती है और मॉन्स्टर एक कार्ड में अब्सॉर्ब हो जाता है। चेन स्टन रह जाता है जब उसे समझ आता है कि वो डिफीटेड मॉन्स्टर्स को यूजेबल क्लासेस में बदल सकता है। वो जल्दी समझ जाता है कि ये वही एबिलिटी है जो डीमन लॉर्ड लान यू के पास थी, और ये सोचकर कि अब उसके पास डीमन लॉर्ड जैसी पावर है, वो हिल जाता है। इस दुनिया में आमतौर पर हर किसी के पास सिर्फ एक क्लास होती है, कुछ रेयर केसेस में 2, लेकिन अब चेन जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता है। वो सोचता है कि उसे इतनी इनसेन पावर कैसे मिली और उसके सामने खड़ा ये डिमोनिक टावर आखिर है क्या। जैसे जैसे ये सवाल उसके दिमाग में बढ़ते जाते हैं, अचानक एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आता है और एक डीमन उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसके हाथों में 2 एस रैंक्ड ब्लेड्स होती हैं। वो साफ तौर पर एस रैंक्ड है, जिसका मतलब है कि चेन के पास उसे हराने का कोई रियल चांस नहीं है। चेन जानता है कि वो बुरी तरह आउटमैच्ड है, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए गैम्बल के तौर पर लाइटनिंग स्वॉर्ड समन करता है। एक और अजीब बात यह है कि वो डीमन उसका नाम भी जानता है। समय बीतने के साथ डीमन उससे लड़ता है, लेकिन साफ है कि वो बस उसके साथ खेल रहा है। वो जानबूझकर उसके वाइटल पॉइंट्स अवॉइड करता है और उसे बार बार गिराता रहता है। चेन को उसकी लिमिट तक पुश करने के बाद डीमन आखिरकार बोलता है और उसे ऑप्शन देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसके साथ रहकर डिमोनिक टावर की रखवाली करे। जब चेन फिर भी मना कर देता है, डीमन बेरहमी से उसके हाथ पर वार करता है। वो उसे खत्म करने की धमकी देता है और समझाता है कि वो अब तक सिर्फ इसलिए इजी खेल रहा था क्योंकि चेन ही अकेला है जो केपेबल है। डीमन उससे एक बार फिर सोचने को कहता है, लेकिन चेन उम्मीद नहीं छोड़ता और फिर से मना कर देता है, चाहे वो खुद को कितने भी खतरे में डाल रहा हो। वो चिल्लाते हुए खुद को चार्ज करता है, उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फिर से हमला करता है। इस पूरे समय वो डीमन की मूवमेंट्स को स्टडी कर रहा था और उसने हर स्विंग से पहले के 0.4 सेकंड के वाइंड अप के बारे में सीख लिया है। उसे पता है कि वो इस छोटे से टाइम विंडो का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर की लिस्ट के एंगल को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकता है और सही समय पर अटैक को डॉज कर सकता है। इसके अलावा उसने 0.2 सेकंड का रिकवरी लैग भी डिस्कवर किया है, जो उसे एक छोटा लेकिन क्रिटिकल ओपनिंग दे सकता है जब डीमन डिफेंसलेस होता है, और वो उसी प्रिसाइज मोमेंट का इस्तेमाल करके उसके हार्ट पर निशाना साधने की प्लानिंग करता है। हालांकि वो इस रिस्की मनूवर को सक्सेसफुली कर लेता है, फिर भी उसे पूरी तरह एहसास है कि उसके जैसा एक डी रैंक किसी एस रैंक को पूरी तरह डिफीट नहीं कर सकता। इसलिए उसका मेन गोल सिर्फ डीमन को कुछ समय के लिए पैरालाइज करना है ताकि एस्केप करने का मौका मिल सके। वो बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर उस एकमात्र लाइट सोर्स की तरफ दौड़ पड़ता है जो उसे दिखाई देता है, उम्मीद करते हुए कि शायद वही इस जगह से निकलने का असली एग्जिट हो। लेकिन जैसे ही वो उस सोर्स तक पहुंचता है, वो अचानक गायब हो जाता है और डीमन उसे बताता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था और जिस एग्जिट के बारे में वो सोच रहा था वो इस जगह पर कहीं भी मौजूद नहीं है। डीमन आगे समझाता है कि ये पैलेस असल में कोई डीमन लेयर नहीं है। फिर भी वो इस बात की सराहना करता है कि बॉय ने कितनी जल्दी उसके अटैक्स की फ्लॉस को पहचान लिया। डीमन आखिरकार खुद को पर्गेटरी राक्षसा के रूप में रिवील करता है और चैन से कहता है कि वही वो इंसान है जो होप ला सकता है। जब चैन ध्यान से डीमन के बॉडी को स्टडी करता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि उसने यही अपीयरेंस पहले डीमन लॉर्ड लान यू पर देखा है। हमारा हीरो उस बैटल को याद करता है जहां सब कुछ खत्म हो गया था। रिग्रेशन से पहले की उसकी आखिरी फाइट में उसका अपोनेंट कोई साधारण डीमन नहीं था।
उस क्लैश के दौरान वो क्रीचर पहले ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर बार बार अपनी क्लास बदलकर दूसरे डरावने हाई टीयर मॉन्स्टर्स में बदलता रहा। उस फाइट के दौरान वो क्रीचर्स स्कॉर्चिंग मैग्मा, पॉइजनस वाइन्स और उससे भी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा था। उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस में से जो फॉर्म सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था वो वही था जो बिल्कुल उस डीमन जैसा दिखता है जो अभी उसके सामने खड़ा है। एक सिहरन भरी रियलाइजेशन उसे लगती है, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर डीमन किंग लान यू की एबिलिटी का हिस्सा रहा होगा। चूंकि वो पावर उसके अंदर मौजूद है, तो जो डीमन वो अभी देख रहा है वो बस ग्लटनी की पावर है जो उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई है। उसकी शार्प डिडक्शन सच में डीमन को इंप्रेस कर देती है। वो शांति से कहता है कि वो सच में उस पावर को इनहेरिट करने के लायक है जो इस पूरे डायमेंशन के अंदर मौजूद है। चेन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर भौहे सिकोड़ता है कि डायमेंशन के अंदर सब कुछ से उसका क्या मतलब है। अचानक डीमन के हाथ में एक गोल्डन वॉइड की मटीरियलाइज होती है। ये वही एकमात्र तरीका है जिससे कोई उसके पीछे मौजूद जायंट टावर में एंटर और लीव कर सकता है। डीमन समझाता है कि डीमन किंग लान यू ने अनगिनत पावरफुल मॉन्स्टर्स को डिवावर किया था। उस टावर की रक्षा करना जो सबसे अजेय मॉन्स्टर्स को सील करता है, उसका सेक्रेड ड्यूटी था, लेकिन अब वो वही की उसे सौंपने का फैसला करता है। राक्षसा चाहता है कि वो डीमंस को डिवावर करे, मजबूत बने और उसकी जगह उस मिशन को पूरा करे। हैरान होकर चेन पूछता है कि एक डीमन कभी एक ह्यूमन की मदद क्यों करेगा। इसके जवाब में वो क्रीचर बताता है कि डीमन रेल्म के अंदर भी राइटियस और वायल दोनों तरह के बीइंग्स होते हैं। एक ऐसा ही मॉन्स्टर था जिसने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसके पूरे क्लैन को मार डाला था, जैसे कोई ट्विस्टेड मैसेकर किया गया हो। उस दिन से वो उस ईवल बास्टर्ड से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। अब उसे लगता है कि उसे वो इंसान मिल गया है जो उसकी इस इच्छा को पूरा कर सकता है। वो हमारे एमसी से कहता है कि किसी ने उसके बारे में सही कहा था कि वही उनकी बेस्ट होप है रिवेंज के लिए। चेन तुरंत पूछता है कि वो इंसान कौन है। डीमन बस इतना कहता है कि सारे आंसर्स उस टावर के अंदर मिलेंगे, एक क्रिप्टिक टोन में, जैसे कोई एंशिएंट सेज बोल रहा हो। अपने आखिरी शब्दों के साथ वो अपनी सारी बची हुई एनर्जी उसे दे देता है। बदले में डीमन उसे बताता है कि उसे इस प्लैनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनना होगा। ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि टावर के अंदर छिपे हर एक फेरोशियस बीस्ट को डिवावर करना पड़ेगा। उन सभी कनिंग क्रीचर्स के खिलाफ हर एक लड़ाई उसके लिए एक बड़ी चैलेंज होगी। डीमन अपनी आखिरी वार्निंग देता है, कहते हुए कि सिर्फ वही इंसान पर्गेटरी राक्षसा की पावर का हकदार है जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर बनने की अनयील्डिंग हंगर हो। वही मोटिवेशन चाहिए हर एक डीमन किंग को खत्म करने के लिए। इसी के साथ उसका बॉडी एक ब्लेजिंग स्फीयर ऑफ एनर्जी में कंप्रेस हो जाता है ताकि चैन उसे कंज्यूम कर सके। वो तुरंत 8 लेवल्स ऊपर चला जाता है और राक्षसा की 2 स्वॉर्ड्स हासिल कर लेता है। बिना हिचकिचाहट के वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये वादा करते हुए कि वो फॉलन स्टार वॉरियर की आखिरी इच्छा को पूरा करेगा। स्टैट बूस्ट्स के साथ साथ वो डेड ह्यूमंस और डीमंस दोनों से पावर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अनलॉक करता है, साथ ही ग्रेविटी मैनिपुलेशन भी। सुबह तक वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, डॉम के अंदर जागते हुए जैसे कोई नॉर्मल दिन हो। अचानक एक तेज आवाज रूम में गूंजती है और वो झटके से उठ बैठता है। उसके रूममेट्स पहले से तैयार हो रहे होते हैं और उसे भी जल्दी करने को कहते हैं अगर उसे टाइम पर स्कूल पहुंचना है। जब वो नोटिस करता है कि उसका बॉडी पूरी तरह ठीक और सुरक्षित है, तो वो सोचने लगता है कि क्या ये सब कुछ बस एक अजीब ड्रीम था। लेकिन उसके अपडेटेड स्टैट्स कंफर्म कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया था वो सब सच में हुआ था। लेवल 2 से सीधे लेवल 10 तक पहुंचने के बाद वो सोचने लगता है कि अब उसका रैंक क्या होगा। उसी समय उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि कोई था जो पिछली रात उसे शेमलेसली प्रेज कर रहा था, ये कहते हुए कि वो कितना कूल और इंसेनली पावरफुल बन गया है। मा लॉन्ग चुपचाप कमरे के दूसरी तरफ से झांकता है, जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं हो। खैर, उसका रूममेट उसे रैंकिंग असेसमेंट के दौरान प्रूव करने की चैलेंज देता है। वही डिसाइड करेगा कि डॉम किंग का टाइटल किसके पास रहेगा। स्कूल जाते वक्त खुद को डॉम किंग कहने वाला प्राउडली अपने सो कॉल्ड सब्जेक्ट्स को बताता है कि हर रैंक 3 अलग अलग टीयर्स में डिवाइडेड होता है। इसलिए भले ही वे सभी टेक्निकली ई रैंक पीजेंट्स हों, लेकिन वो खुद को बाकी बॉटम टीयर ई लूजर से ऊपर मानता है, क्योंकि वो एक प्राउड मिड ई रैंकर है। वो ऐसे इतराता है जैसे हर टीयर के बीच बहुत बड़ा गैप हो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो दावा करता है कि वो कितना स्ट्रांग फील कर रहा है कि उसने पिछले असेसमेंट के बाद एक टीयर एडवांस कर लिया होगा। इरिटेटेड होकर मा लॉन्ग हमारे एमसी से कहता है कि वो मजाक बंद करे और आज पूरा एफर्ट लगाए, कम से कम डी रैंक हासिल करे, ताकि डॉम किंग एक बार के लिए चुप हो जाए। जल्द ही वे स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग रैंकिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। बुलीज ऐसे अंदर आते हैं जैसे पूरा कैंपस उन्हीं का हो, और जो भी उन्हें गलत नजर से देखता है उसे इंसल्ट करते हैं। डॉम किंग की स्मग स्माइल भी गायब हो जाती है जैसे ही वो उन्हें देखता है।
लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बुलीज भी अचानक घबरा जाते हैं। बिना किसी वार्निंग के वो तुरंत बिग ब्रदर चेन के सामने रिस्पेक्ट से झुक जाते हैं। उसके रूममेट्स धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शायद मा लॉन्ग की बात पूरी तरह गलत नहीं थी। हमारा एमसी इन क्लाउन्स को इग्नोर करता है और अपने काम से काम रखता है। तभी एक नया चैलेंजर उसके सामने आ जाता है। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर जीएन उसे एक पोलाइट वार्निंग देता है। अपैरेंटली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने खुद उसे भेजा है उस इडियट को डिसिप्लिन करने के लिए जिसने उसके छोटे भाई पर हाथ उठाया था। चैन के सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। वो जीएन से डरते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए डर्टी वर्क करता है। उसके रूममेट्स समझ नहीं पाते कि ये डी रैंक मॉन्स्टर अचानक हमारे एमसी के पीछे क्यों पड़ गया है। वो सीधे चेन के पर्सनल स्पेस में आ जाता है। प्रेसिडेंट का लॉयल लैपडॉग घमंड से कहता है कि उसकी स्मेल की सेंस इतनी शार्प है कि वो किसी की स्ट्रेंथ पहचान सकता है और अभी उसे उससे सिर्फ एक वीक लूजर की स्मेल आ रही है। इंसल्ट सुनकर हमारा एमसी बिना रुके उसे जवाब देता है। जीएन तुरंत भड़क जाता है जैसे ही उसे डॉग कहा जाता है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही उसका मास्टर उसे रोक लेता है ताकि पब्लिक सीन ना बने। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने ही पहले फाइट शुरू की थी। पिटाई होना बस उसका कॉन्सिक्वेंस था। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे खतरनाक नजरों से घूरता है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं होता। उसी समय एक प्रोफेसर अनाउंस करता है कि रैंकिंग असेसमेंट सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो रही है और सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि उनका नाम पुकारे जाने पर आगे आएं। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने डॉग से कहता है कि वो जा रहे हैं। वो मानता है कि ये बस एक वन टाइम इंसिडेंट था और चेन अब और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। ऊपर से देख रहा एक आदमी वाइस प्रेसिडेंट से पूछता है कि वो आज रैंकिंग सेरेमनी क्यों देख रही है। क्या किसी रुकी ने उसका अटेंशन खींचा है? वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि इस साल चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्द ही शैंग चू का नाम अनाउंस होता है। डॉम किंग थोड़ा नर्वस होकर अंदर जाता है। दूसरी तरफ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है। असेसमेंट एक स्पेशल डीमन लेयर के अंदर एक एक करके किया जाता है। वहां एक डीमन हार्ट वायर से जुड़ा होता है जो अवेकनर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसका रैंक और पोटेंशियल मेजर करता है। जब अवेकनर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रिलीज करता है तो सिग्नल वापस अर्थ पर जाता है जहां उसका रिजल्ट रिवील होता है। डॉम किंग का रैंक पहले जैसा ही रहता है, लेकिन प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाता है जब उसका पोटेंशियल एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा समय लेता है। मा लॉन्ग ध्यान से उस बदलते नंबर को देखता है। काफी सस्पेंस के बाद शैंग चू का मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी निकलता है। वो निराश होकर बाहर आता है ये समझते हुए कि उसने जो प्रोग्रेस सोची थी वो बस उसके दिमाग में थी। उसके रूममेट्स उसे समझाते हैं कि वे सभी एक ही सिचुएशन में हैं, ई रैंक में फंसे हुए और मैक्सिमम सी तक पहुंच सकते हैं। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का लैपडॉग गर्व से बाहर आता है। वो अभी भी लोअर डी रैंक पर है, लेकिन उसका पोटेंशियल ए तक पहुंच सकता है। चेन के रूममेट्स पूरी तरह होपलेस फील करने लगते हैं क्योंकि वे देख चुके हैं कि लगभग 10 स्टूडेंट्स पहले ही डी रैंक तक पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर्स भी हैरान हैं कि इतने स्टूडेंट्स डी रैंक तक पहुंच गए हैं। एक्साइटेड होकर वे अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं, द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट जिस पर सबकी एक्सपेक्टेशंस टिकी हुई हैं। सभी की नजरें गोंग टिंग पर टिक जाती हैं। वो स्टूडेंट जो पहले से एक गिल्ड मास्टर है जैसे ही वो स्टेज पर चलता है। हमारा एमसी शांत रहता है और पेशेंटली रिजल्ट्स का इंतजार करता है। एकेडमी में हर कोई जानता है कि गोंग टिंग सिर्फ 2 साल पहले लोअर डी रैंक था। एकेडमी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिडिल डी रैंक का रहा है, इसलिए लोग सोचते हैं कि क्या प्रेसिडेंट आखिरकार इस बार को ऊपर उठाएगा। डीमन लेयर के अंदर डीमन हार्ट की आंखें धीरे धीरे उसके सामने खुलती हैं। प्रेसिडेंट अपनी पूरी पावर अनलीश नहीं कर पाता, फिर भी उसके अंदर एक जलती हुई इच्छा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में धमाका करे और हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम नंबर 1 के रूप में दर्ज कराए। जब प्रोफेसर्स उसकी पोटेंशियल ग्रेड को गोल्ड में चमकते हुए देखते हैं तो वे डिसबिलीफ में पलके झपकाते रह जाते हैं। उनकी शंका कंफर्म हो जाती है जब गोंग टिंग का हाई डी रैंक उन्हें पूरी तरह शॉक कर देता है। इतना ही नहीं, क्राउड में एक्साइटमेंट फूट पड़ती है जब हिस्ट्री का पहला पोटेंशियल एस रैंक दिखाई देता है। प्रेसिडेंट के लैकीज अपने बॉस की लगातार तारीफ करते रहते हैं, यहां तक कि चैन के रूममेट्स भी जेलसी से जलने लगते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक लेजेंड जन्म ले रहा है। प्रोफेसर्स आपस में धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि इस खबर को तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना होगा। उन्हें अपने इस प्रेशियस एस रैंक कैंडिडेट को पूरी केयर के साथ संभालना होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो कंट्री छोड़कर ना जाए। इसके अलावा वो एकेडमी में गिल्ड से जुड़ा सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट भी है। उनके स्कूल का नाम हेडलाइंस में छा जाना लगभग तय है। ऊपर से देख रहे प्रिंसिपल युआन लॉन्ग समझ जाते हैं कि वाइस प्रेस लिंग यू को पहले से ही उसकी पोटेंशियल के बारे में पता था। यही वजह है कि वो खुद सेरेमनी देखने आई है। लेकिन वो ये कहकर सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बना देती है कि वो सिर्फ उसी को देखने नहीं आई है,
फ्लैशी प्रेसिडेंट के अलावा एक और स्टूडेंट है जो उसे कहीं ज्यादा इंट्रीगिंग लगता है। ठीक उसी समय उसी स्टूडेंट का नाम स्टेज पर बुलाया जाता है। जीन एक ब्राइट आइडिया के साथ उसे टॉन्ट करने का फैसला करता है और उसे उकसाता है कि वो भी अपने रूममेट्स की तरह एक और ई रैंक ट्रैश ना निकले। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वे सभी लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे और इतना प्रेस्टीजियस इवेंट में उनका आना ही एक डिसग्रेस माना जाएगा। लॉन्ग भी अपने दोस्त का साथ देता है और बोल्डली क्लेम करता है कि वो सबको शॉक कर देगा। क्राउड प्योर एंटिसिपेशन में देखता है जब चेन आखिरकार डीमन लेयर के अंदर प्रवेश करता है। डीमन हार्ट तुरंत इंटेंस प्रेशर महसूस करता है जैसे ही चेन पास आता है, और हमारा एमसी याद करता है कि एक अवेकनर के लिए सॉलिड फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका हाई रैंकिंग गिल्ड में शामिल होना है। उसे पता है कि उस गोल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना है, जहां कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के मेंबर्स चुनकर 10 लोगों की स्क्वाड बनानी होती है। जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस लेती है उसे सीधे नेशन के टॉप टियर इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूटमेंट मिलता है। इसलिए इस टेस्ट का पर्पस सबके लिए बिल्कुल क्लियर है। चेन रिक्रूटमेंट शुरू करता है और एक और लो टियर डी रैंक को अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करता है, जबकि वो प्राउडली क्लेम करता है कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह कंप्लीट है। वो समझाता है कि उनके पास पहले से सभी डी रैंक्स है, साथ ही प्रेसिडेंट का ब्रदर भी उनकी टीम में है, इसलिए उनके फर्स्ट प्लेस हारने का कोई चांस नहीं है। चेन समझता है कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स इवेंचुअली मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनाएंगे, जबकि वीकेस्ट भी एक साथ ग्रुप बनाते हैं, जिससे एक ब्रूटल एनवायरनमेंट बनता है जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है और वीक लिंक्स को बिना हेजिटेशन के बाहर कर दिया जाता है। कुछ समय बाद लॉन्ग एंग्शियस होने लगता है कि स्क्रीन पर कोई चेंज क्यों नहीं दिख रहा। क्राउड जल्दी ही मान लेता है कि चेन इतना वीक है कि सिस्टम उसकी प्रेजेंस तक प्रॉपरली रजिस्टर नहीं कर पा रहा। चेन फिर टिंग को कन्विंस करता है कि बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रैश है, इसलिए यहां टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, स्क्रीन अचानक फ्लिकर होती है और हाई डी रैंक दिखाती है, जिससे पूरा क्राउड केओस में चला जाता है और सभी के चेहरों पर शॉक फैल जाता है। प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल भी इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखकर डिसबिलीफ में आ जाते हैं, लेकिन सिस्टम जल्द ही रिजल्ट्स में एक स्ट्रेंज डिविएशन डिटेक्ट करता है। असल में चेन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा होता है ये कैलिब्रेट करने के लिए कि उसकी लेवल 10 बेस स्टैट्स उसकी अनचेंज्ड फिजिकल फॉर्म में क्या इवैल्यूएशन में ट्रांसलेट करती है। जैसे ही वो डी रैंक देखता है, वो अपनी क्लास बदलकर इन्फर्नल डेथ किंग रख लेता है, जो उसकी सबसे वीक डिवावर्ड क्लास है। रैंक तुरंत हाई डी से मिड सी में शिफ्ट हो जाता है, जिससे पूरा क्राउड हिल जाता है, जबकि काउंसिल ये मानने को तैयार नहीं कि मशीन सही से काम कर रही है। साइंटिस्ट्स भी सिचुएशन को लेकर डाउट करने लगते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट्स बार बार क्यों बदल रहे हैं। जल्द ही उन्हें शक होने लगता है कि मशीन शायद खराब हो चुकी है। उसी समय डीमन हार्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है और रिजल्ट्स फिर से अजीब तरीके से चेंज होने लगते हैं। चेन ये नोटिस करता है और एक स्ट्रॉन्गर क्लास में स्विच करने का फैसला करता है और वो पर्गेटोरी राक्षसा बन जाता है। डीमन हार्ट घबराने लगता है, जबकि डीमन लेयर के बाहर एक वायलेंट स्टॉर्म उठता है। जियान कंफ्यूजन में चिल्लाता है। जैंग इसे एक सेलेस्टियल ओमन की तरह देखता है, जैसे हिस्ट्री खुद को रीराइट कर रही हो, क्योंकि उनके डॉम से एक डिवाइन मॉन्स्टर पैदा हुआ है। अगले ही पल पोटेंशियल एस रैंक पर फ्लिकर करता है, जिससे साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट टिंग दोनों शॉक में जम जाते हैं। लेकिन सिस्टम जल्द ही वार्निंग दिखाता है कि यूजर का पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम लोड से ज्यादा है और करंट लिमिट्स में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जीन का दिमाग लगभग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरह बंद हो जाता है और शॉक से उसकी सोल तक हिल जाती है। जैसे ही सिस्टम ओवरवेलमिंग प्रेशर के कारण टूटने लगता है, साइंटिस्ट्स पैनिक में आगे दौड़ते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो वे डिसबिलीफ में जम जाते हैं, क्योंकि जहां डीमन हार्ट था, अब वहां एक सूखा हुआ रेजिन पड़ा होता है, जो एक्सट्रीम ओवर यूज के कारण पूरी तरह बर्न आउट हो चुका होता है। ये साफ हो जाता है कि चेन ने उसे थोड़ा ज्यादा ही डरा दिया। फिर भी वो उसे डिवावर कर लेता है और किसी के भी रैंक को देखने की एबिलिटी हासिल कर लेता है। साथ ही नियर बाय डेंजर्स के वार्निंग्स भी मिलने लगते हैं। वो डीमन लेयर से बाहर निकलता है और प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है जब हर इंसान का रैंक उसे दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर वो जल्द ही नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट ने भी अपनी ट्रू पोटेंशियल छुपा रखी थी और असल में वो सिर्फ एक मीडियोकर सी रैंक है। साइंटिस्ट्स ऑकवर्ड तरीके से बाहर आते हैं और सभी को बताते हैं कि डीमन हार्ट को एक्सट्रीम स्ट्रेन के कारण हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए आगे की टेस्टिंग अभी के लिए सस्पेंड करनी पड़ेगी।
वो चेन के स्टैट्स को प्रोबेबल एरर डिक्लेयर करते हैं और अनाउंस करते हैं कि पूरा रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज को रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स को अगले दिन वापस आने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि तब तक टेस्टिंग के लिए एक नया डिवाइस अरेंज कर लिया जाएगा। वापस जाते समय चेन के रूममेट्स उसे हाइप करने लगते हैं और उसे एक एब्सोल्यूट गिगा चैट की तरह ट्रीट करते हैं। जियान अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं कर पाता और चेन को फ्रॉड कह देता है। साथ ही डिमांड करता है कि वो मशीन तोड़ने और काउंसिल का टाइम वेस्ट करने के लिए कॉम्पेंसेशन दे, बिल्कुल एक सोर लूजर की तरह। जैसे ही चेन का पेशेंस लिमिट पर पहुंचता है और वो उसी वक्त उसे फ्राई करने की तैयारी करता है, टिंग बीच में आ जाता है और तुरंत जियान को रोकता है। प्रेसिडेंट उसे वार्निंग देता है कि वो उनके टीममेट का डिसरिस्पेक्ट ना करे, जिससे जियान वहीं शॉक हो जाता है। इसके बाद टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और न्यूली रिवील्ड पावर हाउस को अपनी टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। वो कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है कि साथ मिलकर वे हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर हासिल करेंगे। पीछे जिन का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चेन के लिए जगह बनाने के लिए किसी को टीम से बाहर करना पड़ेगा और ये सिचुएशन ब्रदर्स के बीच ट्रबल पैदा करेगी। उसके हिसाब से टिंग की टीम ज्वाइन करना ऑलमोस्ट गारंटीड फर्स्ट प्लेस देता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि चेन में ऐसा क्या खास है कि बाकी लोग इतनी कोशिशों के बाद भी इस लाइनअप में जगह नहीं बना पाए। वो मजबूरी में अपनी ईगो निगलता है और हेजिटेशन के साथ चेन को टीम में वेलकम करता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। लेकिन चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है और साफ कहता है कि उसे उनकी टीम ज्वाइन करने में ज़ीरो इंटरेस्ट है। ये सुनकर जियान के पसीने छूट जाते हैं, जबकि टिंग बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप सब देखता रहता है। जिन गुस्से में चेन पर चिल्लाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम पहले से पूरे स्कूल में नंबर 1 है। चेन उनकी तरफ पीट करके चला जाता है और कहता है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं है और उनकी पूरी ग्रुप उसे बेहद नॉइजी लगती है। वो साफ कहता है कि उसे दोबारा डिस्टर्ब ना करे। ये ह्यूमिलिएशन जियान को अंदर तक जला देता है और उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। पूरे स्कूल में चेन के रिफ्यूजल की गॉसिप फैल जाती है और ज़्यादातर लोग मान लेते हैं कि वो खुद ही फर्स्ट प्लेस लेने का प्लान बना रहा है, खासकर उस मिड टियर सी रैंक रिवील के बाद। अब पूरा स्कूल इस ड्रामा को लाइव अनफोल्ड होते हुए एंजॉय कर रहा होता है। वहीं चेन के रूममेट्स जियान और टिंग के चेहरों पर आई ह्यूमिलिएशन देखकर मजे लेते हैं। प्रेसिडेंट कामली जियान से कहता है कि अगर चेन के अपने प्लान्स हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, और वो पूरी तरह कंपोज्ड रहता है। उसी समय ऊपर से देख रहे प्रिंसिपल गहरी साय लेते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा टीम अप नहीं हुआ। वो चाहते थे कि दोनों मिलकर नया स्कूल रिकॉर्ड तोड़ें, लेकिन लिंग कहती है कि अब सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। वो समझाती है कि टिंग बचपन से सिल्वर स्पून के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए ये रिफ्यूजल उसके लिए एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जैसा लगेगा। वो याद दिलाती है कि उनका प्रेसिडेंट ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी प्राइड पर चोट लगने के बाद आसानी से शांत रहे। जियान अभी भी कंप्लेन करता रहता है और कहता है कि चेन का ईगो सिर्फ एक टेस्ट एरर की वजह से बढ़ गया है, लेकिन टिंग हिंट देता है कि शायद रिजल्ट गलत नहीं भी हो सकता। वो मानता है कि चांसेस भले ही कम हो, लेकिन वो किसी को भी अपना फर्स्ट प्लेस छीनने नहीं देगा। जियान को याद आता है कि चेन एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि काउंसिल मेंबर्स लंबे समय से डीमन लेयर में सीक्रेटली ट्रेन कर रहे हैं। वो सजेस्ट करता है कि वो खुद जाकर चेन को लेसन सिखाए, लेकिन टिंग उसे रोक देता है और पूछता है कि क्या उनका प्रेसिडेंट इतना पेटी लगता है। जियान तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांगता है। टिंग उनका कैरियोके प्लान कैंसिल कर देता है और जियान से कहता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल करे, बिना किसी गाइडेंस के। ठंडे लहजे में वो कहता है कि जियान जो भी करेगा उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जियान बिना और एक्सप्लेनेशन के ही समझ जाता है कि उसे क्या करना है। करीब 10 मिनट बाद एक इन्फॉर्मेंट जियान के पास आता है और बताता है कि चेन स्कूल छोड़कर चला जा चुका है, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए घर जाना था। वो ये भी बताता है कि चेन बिना खाना खाए ही चला गया, जिससे सिचुएशन और कन्वीनियंट हो जाती है। जियान इसे डिवाइन इंटरवेंशन मानता है और एक्साइटेड हो जाता है कि अब वो अनफेमिलियर ग्राउंड पर उसे रूथलेसली डील कर सकता है, जहां कोई इंटरफियर नहीं करेगा। जैसे ही चेन सड़क पर चलता है, उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जहां पर एक पीक गिल्ड ने सेंट एस्ट हंट्री के टेरिटरी में एक डीमन लेयर कॉन्कर करने की कोशिश की थी। वहां उन्हें एक नया मॉन्स्टर मिला था जिसका नाम रॉथ था, जिसने पूरी टीम को बिना रेजिस्टेंस के खत्म कर दिया। वो मॉन्स्टर बाद में ह्यूमन वर्ल्ड में निकल आया और हर जगह मैसिव डिस्ट्रक्शन किया। हालांकि वो मेमोरी पूरी नहीं है, फिर भी चेन तय करता है कि इस बार वो उस डीमन लेयर को ढूंढेगा। इस प्लान को शुरू करने के लिए उसे काफी पैसे चाहिए, इसलिए वो बिना हेजिटेशन मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर की तरफ बढ़ता है। उसे याद है कि फ्यूचर टाइमलाइन में मिथ्रिल गिल्ड का ये एक्सचेंज सेंटर पूरे कंट्री का सबसे बड़ा मटीरियल ट्रेडिंग हब बन जाएगा। इस दुनिया में अवेकनर की स्ट्रेंथ उनके इक्विपमेंट और वेपन्स की क्वालिटी से जज की जाती है, और ये एक्सचेंज बाइंग और सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। लेकिन चेन के लिए ये बस जल्दी पैसे कमाने का एक आसान तरीका है।
वो अंदर जाता है और ब्रूकर को कुछ फैंग्स दिखाता है, जो उन्हें ध्यान से और सस्पिशन के साथ एग्जामिन करता है। वो पूछता है कि उसके जैसा स्टूडेंट ऐसा आइटम कैसे ला सकता है, तो चेन कामली बताता है कि ये उसे एक मॉन्स्टर को हराने के बाद ड्रॉप हुआ था। ब्रोकर सरप्राइज होता है और कहता है कि उसने ऐसा आइटम पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये फैंग्स ई क्लास मॉन्स्टर्स बीस्ट सैंगसॉन से आते हैं। वो याद करती है कि इनसे ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर बनाया जा सकता है या पाउडर में पीसकर अलग अलग यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एरोगेंट ब्रोकर उसे बीच में ही रोक देता है और फैंग को टेबल पर फेंक देता है, ये कहते हुए कि ई ग्रेड आइटम की वैल्यू बहुत कम होती है। वो घमंड से बताता है कि उनका एक्सचेंज एक वीआईपी सिस्टम पर चलता है, जहां वो सिर्फ उन अवेकनर्स के साथ डील करते हैं जिनकी सोसाइटी में आइडेंटिटी और हाई स्टेटस हो। वो कहता है कि वो सिर्फ डी ग्रेड आइटम्स और उससे ऊपर की आइटम्स हैंडल करता है, और इसी बात को एक्सक्यूज बनाकर वो इस लो टियर ई ग्रेड आइटम को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अपने मन में वो कंप्लेन करता है कि हाल ही में हाई ग्रेड कस्टमर्स की कमी है और उसे किसी लो टियर इंसान से डील करने में कोई फायदा नहीं दिखता, क्योंकि इससे उसके प्रमोशन चांसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इस पूरी सिचुएशन को न्यूसेंस कहता है और बिना सोचे समझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी असिस्टेंट ली पर डालकर साइड हो जाता है। वो पोलाइटली चेन को कैश से भरा एक एनवेलप देती है और पूछती है कि क्या उसे इस ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और चीज में हेल्प चाहिए। चेन अमाउंट चेक करता है, $18,000, और सोचता है कि फिलहाल इससे उसका रेंट का प्रॉब्लम बिना ज्यादा स्ट्रेस के हैंडल हो जाएगा। फिर वो पर्गेटरी राक्षसा से मिली ग्लोइंग ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है, जो तुरंत उसका पूरा अटेंशन खींच लेती है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन वो अंदाजा लगाती है कि ये कम से कम बी ग्रेड आइटम होगा या शायद ए ग्रेड भी हो सकता है। ब्रोकर वापस आता है और उसकी बात को फैंटेसी कहकर डिसमिस कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक ए ग्रेड आइटम्स आमतौर पर $1 मिलियन के आसपास होते हैं। वो कहता है कि उसने कई सालों तक यहाँ काम किया है और उसने कभी भी रियल लाइफ में ए ग्रेड आइटम जैसा कुछ नहीं देखा। तभी शॉप ओनर आता है और शांत स्वर में कहता है कि ये आइटम ना ए ग्रेड है और ना ही बी ग्रेड। ब्रोकर अपने बॉस की तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि एक साधारण स्टूडेंट के पास इतना वैल्यूएबल आइटम नहीं हो सकता। लेकिन ओनर समझाता है कि ये वेपन साफ तौर पर पर्गेटरी लैंड से आया है और असल में ये एक एस ग्रेड आइटम है। ये सुनते ही ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट क्रैश हो जाता है। उनके चेहरे डिसबिलीफ में जम जाते हैं। ओनर तुरंत चेन के हाथ पकड़ता है और उसे बेहद रिस्पेक्ट के साथ ऑनर्ड गेस्ट की तरह वेलकम करता है। वो उसे वीआईपी रूम में आने का इन्विटेशन देता है और कहता है कि वो बिना हेजिटेशन कोई भी रिक्वेस्ट रख सकता है। उधर चेन अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है, क्योंकि आखिरकार ओनर चिंगजू खुद सामने आ गया जैसा उसने उम्मीद की थी। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि वो वेपन कितने में बेचना चाहता है। हमारा एमसी तुरंत $1 मिलियन कहता है, जिससे सामने वाला चौंक जाता है। बॉस बताता है कि इसकी कीमत टेंस ऑफ मिलियंस तक जा सकती है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन चेन कहता है कि वो इसे बेचने नहीं आया, बल्कि सिर्फ $1 मिलियन का लोन लेने के लिए कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। ये सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि हमारा एमसी बेहद स्मार्ट है। चेन आगे कहता है कि वो 30 दिनों में प्रिंसिपल अमाउंट चुका देगा और अगले महीने इंटरेस्ट भी दे देगा। आंसर देने से पहले गिल्ड बॉस लड़की को बाहर जाने के लिए कहता है, ताकि वे आराम से बिजनेस डिस्कस कर सके। फिर वो कहता है कि उसे पता है चेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से है, जहां सीनियर्स जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। वो ये भी जानता है कि ग्रेजुएशन टेस्ट 30 दिनों में होगा और उसका रिवॉर्ड $1 मिलियन है। वो सीधे पूछता है कि क्या चेन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो टेस्ट एस कर लेगा। फिर वो अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन से समझ जाता है कि चेन को पैसों की सख्त जरूरत है और वो यहां तभी आया है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। आखिर में वो कहता है कि वो उसे तुरंत $1.5 मिलियन का लोन देगा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। वो हाथ बढ़ाकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की शुरुआत होगी। चेन कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है और वो आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि इस रूम से कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। वो बस इतना चाहता है कि फ्यूचर में जब भी चेन को कुछ ट्रेड करना हो, वो इसी गिल्ड में आए। चेन सोचता है कि इस आदमी ने सब कुछ आसानी से समझ लिया, फिर भी उसने उसे चीट करने की कोशिश नहीं की। अब उसे समझ आता है कि फ्यूचर में ये गिल्ड बॉस इतना बड़ा नाम क्यों बनता है। वो उसका हाथ मिलाता है और सोचता है कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और पैसे तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए वेपन बोरो करना है, क्योंकि उसने अपना दे दिया है। भले ही उसके पास एस रैंक गियर नहीं है, लेकिन उसके पास काफी हाई क्वालिटी ए रैंक इक्विपमेंट मौजूद है।
चेन मना कर देता है और बिना कुछ कहे अपनी दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड समन कर देता है, जिससे गिल्ड के सभी लोग पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। इसके बाद हमारा एमसी वहां से निकल जाता है और गिल्ड बॉस तुरंत पिंक हेड लड़की को प्रमोट करके सुपरवाइजर बना देता है, क्योंकि उसने इतना हाई लेवल क्लाइंट सिक्योर किया। जाने से पहले चेन को याद आता है कि वो कुछ खरीदना भूल गया, इसीलिए वो वापस काउंटर की तरफ मुड़ता है। कुछ घंटों बाद वो एक बस स्टॉप के सामने खड़ा होता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जहां टॉप तक पहुंचने के लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और लोग उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे। वो एंडलेस शिफ्ट्स करता था सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए, और दोनों भाई बहन लगभग होमलेस की तरह जीते थे। यूएन को उस समय अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उसने ये कहकर छोड़ दिया कि वो कैंपस उसके भाई से बहुत दूर है। असल में वो उस पर और फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहती थी। वर्तमान में वापस आते हुए चेन सोचता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और उसे स्टूपिड कहती है कि वो एंट्रेंस के पास क्यों ढूंढ रहा है, एग्जिट के पास देखना चाहिए था। वो अपनी बड़ी सूटकेस घसीटते हुए आती है और कहती है कि वे फिर से ब्रोक हो गए हैं क्योंकि रेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारा एमसी वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे देखे हुए 7 साल हो चुके हैं। वो उससे अपना सामान उठाने को कहती है। कोई जवाब न मिलने पर वो उसके सामने हाथ हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। अचानक चेन आगे बढ़ता है और उसे जोर से गले लगा लेता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद वो अपनी फॉरबिडन पोकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाती है और उसे डांटती है कि वो उसे लगभग सफोकेट कर रहा था। वो कहती है कि वो आजकल काफी सस बिहेव कर रहा है और पूछती है कि क्या उसकी क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो बात टाल देता है। दोनों साथ चलने लगते हैं और वो अपने एग्जाम्स के बारे में लगातार बात करती रहती है। फिर भी चेन खुश होता है कि वो उसकी हर बात सुन पा रहा है और खुद से वादा करता है कि इस जिंदगी में वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। उधर एक एलीवे में कुछ थग्स इंतजार कर रहे होते हैं। ये कंफर्म करने के बाद कि हमारा एमसी इसी रास्ते से आएगा, जियान अपने गूंज से कहता है कि वे छिपे रहें और टारगेट आते ही एम्बुश करें। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहता है कि वो उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। एक थग पूछता है कि अगर सिचुएशन बढ़ गई तो क्या वे ट्रबल में पड़ जाएंगे। क्लाउड असैसिन कहता है कि शुरू में वो सिर्फ उसे लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन हाल की ह्यूमिलिएशन ने उसे पूरी तरह भड़का दिया है। चेन द्वारा किए गए इंसल्ट को याद करते हुए वो गुस्से में कहता है कि उस ट्रैश को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियान इस बात पर चिढ़ जाता है कि वो सबसे बेस्ट क्लाउड असैसिन है और अपने टारगेट के चेहरे का लुक इमेजिन करते हुए ड्रूलिंग करने लगता है। वापस हमारे एमसी के पास आते हुए यून उसे याद दिलाती है कि वो हाल ही में बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और सोचती है कि क्या ये एग्जाम्स की वजह से है। वो इसे कैजुअली लेती है और कहती है कि उसके जैसे वीकलिंग को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहन उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा उससे कहता था कि चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो और बाकी फेट पर छोड़ दो। उसका मूड उठाने की कोशिश में वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाना शुरू कर देती है जब वे एली में चलते हैं। चेन प्लेजेंटली सरप्राइज महसूस करता है कि उसने नोटिस कर लिया कि वो इतना आसानी से बदल गया है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसे ये नहीं पता कि उसने अपनी पावर्स अवेकन कर ली हैं और वो रिच बन गया है। उसका कॉन्फिडेंट रिप्लाई सुनकर कि वो ठीक है, वो सोचती है कि क्या ये सिर्फ उसका मेल प्राइड बोल रहा है। यून सिर हिलाती है, जबकि वो सोचती है कि उसका भाई आखिरकार एक मैन बन रहा है। मीनवाइल दूरी में एक थग जियान को बताता है कि उनके टारगेट के साथ एक लड़की है। ये सुनकर वो गाय बेहद एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि एली में कोई कैमराज नहीं है और क्रिस हैंसन उन्हें पकड़ नहीं सकता। हालांकि हमारा एमसी तुरंत ईविल इंटेंशंस महसूस कर लेता है और रियलाइज करता है कि ये वही स्टूडेंट काउंसिल के स्कम बैग्स हैं। कुछ ऑफ ब्रांड एयरपॉड्स निकालकर वो उन्हें अपनी बहन के ईयर्स में डालता है और उसे एक सॉन्ग सुनने को कहता है जिसे वो हाल ही में एंजॉय करने लगा है, जो उसे सरप्राइज कर देता है क्योंकि वो कभी म्यूजिक नहीं सुनता, लेकिन वो उसे बेटर समझने के लिए साथ देती है। फिर वो मुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे स्कम बैग्स को घूरता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते हुए फाइट आखिरकार शुरू होती है जब थग्स आगे बढ़ते हैं। चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है और याद करता है कि 7 साल हो गए जब उसने अपनी एकमात्र फैमिली खो दी थी और अब जाकर उससे फिर मिला है। गुस्से से भरा हुआ वो सोचता है कि इन लोगों ने ये ऑडेसिटी किस मजिशियन की हैट से निकाली और लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ता है। हमारा एमसी पहले वाले को अपनी लेग से स्मैश करता है और उसे पीछे उड़ा देता है, जबकि बाकी पसीना बहाने लगते हैं। फिर वो अपनी फिस्ट चार्ज करता है और 3 लोगों को लगातार फ्री नकल सैंडविचेस देता है और चौथे को ब्रूटल नी स्ट्राइक से खत्म करता है। एक ब्रेव ट्रैश बैग अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसका हाथ पकड़कर उसे स्पेगेटी की तरह तोड़ देता है। वो गाय दर्द से चिल्लाता है और फिर उसके नोज पर एक क्वार्टर पाउंडर फिस्ट पड़ती है।
अपने साथियों को उड़ते हुए देखकर जियान शॉक में फ्रीज हो जाता है और सोचता है कि आखिर हमारा एमसी इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। चेन यही नहीं रुकता और लेफ्ट और राइट हेमेकर्स मारते हुए क्लाउड असैसिन की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, जियान खुद को गैसलाइट करने की कोशिश करता है कि वो सबसे स्ट्रांग असैसिन है और वो हार नहीं सकता। एक गुड समैरिटन की तरह हमारा एमसी उसे रियलिटी में वापस लाता है एक डेवास्टेटिंग पंच से जो उसे पीछे उड़ा देता है। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़कर पंचेस की एक कॉम्बो अनलीश करता है जिससे कई टीथ लूज हो जाते हैं। क्लाउड असैसिन जमीन पर टंबल वीड की तरह लुढ़कता है और एक वॉल से टकरा जाता है। वो अपनी आईज खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने खुद डेविल खड़ा दिखता है। हमारा एमसी नीचे जियान की तरफ देखता है जो अब अपनी डिग्निटी खो चुका है और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही इस पीस ऑफ ट्रैश को उससे दूर रहने को कहा था। उसकी सोल में देखते हुए वो उस ब्रेनलेस स्कम से पूछता है कि क्या वो बेसिक ह्यूमन स्पीच भी नहीं समझ सकता। वो गाय जो पहचान से परे पिट चुका है, अपनी लेग्स तक महसूस नहीं कर सकता और उसके आधे बोन्स टूट चुके हैं। समझते हुए कि उसने गलत एमएफ से पंगा लिया है, वो मुश्किल से अपॉलॉजी बड़बड़ा पाता है। चैन उसका कॉलर पकड़कर और उसके चेहरे के पास डैगर दबाकर उसे चुप करा देता है। मिस्टर टॉप असैसिन उसकी आंखों में साफ देखता है, मारने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है। उसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा ऑरा बिल्कुल नहीं है। जीन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी हेल एक आदमी को चेन जैसा मॉन्स्टर बना सकती है। ठंडी मैलिस के साथ वो उसे कहता है कि अगर वो इस नाइटमेयर को दोबारा नहीं चाहता तो उसके वर्ड्स अच्छे से याद रखे। अगली बार अगर उन्होंने कोई भी स्टुपिड हरकत की तो वो बिना हेजिटेशन उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। यही उनकी फाइनल वार्निंग है। फिर वो एक और बात जोड़ता है एम्फेसिस के लिए, अगर वो उसकी बहन के 1 माइल के अंदर भी आए तो वो खुशी खुशी उनके करीबियों को एक एक करके खत्म कर देगा। इसके बाद वो डैगर गिरा देता है और सॉन्ग खत्म होने से पहले ही यूनी के पास वापस चला जाता है। अंत तक उसकी बहन इमोशंस से भर जाती है। वो सैड और पेनफुली लोनली लिरिक्स से रो पड़ती है। वो रोते हुए कंफ्यूज्ड होती है कि उसके भाई ने ऐसा क्या झेला जिसने उसे इतने सालों में इतना बदल दिया। वो ये भी सोचती है कि कहीं उसका सपोर्ट उस समय इनफ नहीं था। डिटर्मिन्ड होकर वो उसे ठीक से डांटने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है जैसे ही वो उसके हाथ में गिफ्ट देखती है। वो शाइनी गोल्ड प्लेटेड पेन जिसे वो हमेशा से चाहती थी उसकी आंखों के सामने है। यून एक्साइटमेंट में लाल हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके भाई ने उसके लिए न्यूएस्ट होलोग्राफिक मैजिक पेन खरीदा है जो उनके मंथली रेंट से भी ज्यादा महंगा है। उसकी अडोरेबल रिएक्शन उसका दिल गर्म कर देती है। उसके चेहरे से साफ है कि वो इसे लौटाना नहीं चाहती, भले ही उनकी हालत में ये रिस्पॉन्सिबल फैसला हो। अपनी फिस्ट पीछे छिपाते हुए चेन चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वो अपनी बहन की स्माइल की रक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो अपने ड्रीम स्कूल में दाखिला ले। घर वापस उसकी बहन खुशी खुशी घंटों तक हवा में होलोग्राफिक ड्राइंग्स बनाती रहती है। बिग ब्रदर चुपचाप उसका होममेड रामन एंजॉय करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वो गिफ्ट से खुश है। फिर भी वो इस बात को लेकर चिंतित है कि उसने उस पर इतना खर्च किया जबकि उनके पास अगले महीने का रेंट भी नहीं है। वो उसे एक प्राउड स्माइल देता है और बताता है कि उनका पूरे 1 साल का रेंट पहले से ही कवर्ड है। बिग ब्रदर शेखी बगाड़ता है कि उसका एक दोस्त के साथ छोटा सा बिजनेस वेंचर हाल ही में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यूनियन तेज है और उसे एक हाईली सस स्टेयर देती है। वो उसकी कन्वीनियंट बिजनेस स्टोरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। फिर भी वो उसे और पुश नहीं करती। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसका बिग ब्रदर इतने खुलकर हंसा था। वो धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और एक सिंपल रिक्वेस्ट करती है। वो जो भी सीक्रेटली कर रहा है उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो खुद को बर्नआउट ना कर दे। मीनवाइल एक शांत एक्वेरियम में प्रेसिडेंट टिंग अपनी कजन के साथ कुछ शॉकिंग न्यूज़ शेयर करता है। शहर के बेस्ट डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि मिस्टर टॉप असैसिन क्रिटिकली इंजर्ड है और रिकवरी संभव नहीं है। उसके शरीर की आधे से ज्यादा बोन्स इतनी बुरी तरह टूट चुकी हैं कि उन्हें ठीक से रिपेयर नहीं किया जा सकता। चेन से लड़ना ही प्रेसिडेंट के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फाइट के बाद उसकी बॉडी की हॉरिफाइंग कंडीशन उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। उसकी कजिन ठंडे अंदाज में रिएक्ट करती है। वो सिर्फ इस बात से डिसअपॉइंटेड है कि अब उसके टीम में स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट उतना ही रूथलेस है, रिप्लाई करते हुए कि वो एक्चुअली बेहतर परफॉर्म करेगा बिना उस बर्डनसम एनपीसी के जो उसे नीचे खींच रहा था। तभी उनका अंकल और अकेडमी का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलता है। गोंगजुआन कामली हमारे एमसी के रीसेंट मूव पर अपनी रिपोर्ट देता है। रैंकिंग सेरेमनी के दौरान हुए केओस की उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आखिरकार आ गई है। रिजल्ट्स पर कोई डाउट नहीं है और चेन सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से हायर रैंक करता है। ये रेवलेशन फॉर्मर टॉप स्टूडेंट को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक सीरियस एडवाइस देता है, कहते हुए कि उसके फादर ने पर्सनली अलायंस के वाइस चेयरमैन से उसकी कॉम्बैट एग्जाम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने को कहा है। इसलिए उसे इंश्योर करना होगा कि वो सब में ब्राइटेस्ट शाइन करे।
अगर वो किसी तरह फेल हो जाता है तो डायरेक्टर एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रपोज करता है। ग्रीन हेड गर्ल, जो उसके अंकल की फेवरेट नीस है, उसकी टीम को हेल्प करेगी फर्स्ट प्लेस सिक्योर करने में। लेकिन काउंसिल प्रेसिडेंट बिना हेजिटेशन इस ऑफर को फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है। वो क्लेम करता है कि उसने असेसमेंट के दौरान अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं। प्रेसिडेंट टिंग पूरी तरह कॉन्फिडेंट है अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी में और अश्योर करता है कि वो पूरे अकेडमी को अकेले डोमिनेट करेगा। बैक एट द अकेडमी डॉम्स, हमारा एमसी अपने बैकपैक में वेट्स के साथ डेली 100 माइल रन फिनिश करने के बाद खुद को वॉश करता है। वो पूरी तरह एक गोल पर लॉक्ड इन है, अपकमिंग ग्रेजुएशन एग्जाम में $1 मिलियन प्राइज जीतना। यही उसका एकमात्र रियल शॉट है मिथ्रिल गिल्ड की क्षिंगजी के साथ अपना डील फुलफिल करने का और उनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशनशिप बिल्ड करने का। एग्जाम में सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं और वो बेड पर लेटता है रेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि स्लीप में भी ग्राइंडिंग जारी रखने के लिए। वो अपने डेमिन लेयर में एंटर करता है, जहां डेमिन किंग लैन यू का इनॉर्मस वॉइड टावर उसके सामने खड़ा है। वो बिना हेजिटेशन के एंट्रेंस तक जाने वाली लंबी स्टेयरकेस चढ़ता है। ग्रेव हाउंड क्लास के साथ उसका पहला असेसमेंट रिस्पेक्टेबल मिड सी रैंक तक पहुंचा था। दूसरी तरफ उसके अबिसिल फील्ड क्लास की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ने सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड कर दिया। डेमिन हार्ट भी उसकी ट्रू पोटेंशियल को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर पाया। अब उसके बाकी क्लासेस को इवैल्यूएट करने का एक ही तरीका साफ हो जाता है। वो वॉइड टावर अनलॉक करता है और डिसाइड करता है कि बैटलफील्ड पर उनकी रॉ पावर डायरेक्टली टेस्ट करेगा। वो अंदर कदम रखता है, क्यूरियस कि टावर उसके सामने किस तरह का ब्रूटल चैलेंज फेंकेगा। जो वो अंदर देखता है उसे शॉक में डाल देता है। वो खुद को एक स्ट्रेंज डिमेंशन में पाता है, जहां वो स्पेस में तैर रहे एक मैसिव वाइट प्लैनेट पर खड़ा है। जैसे ही वो पहला कदम रखता है, वो तुरंत एक घुटने पर गिर जाता है, मुश्किल से अपने बॉडी को संभालते हुए। फॉलन स्टार वेस्ट्स में ग्रेविटी अर्थ से 10 टाइम्स ज्यादा है और चेन अपने बोन्स के अंदर क्रशिंग प्रेशर महसूस करता है। पीछे टावर का एंट्रेंस पूरी तरह वैनिश हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि उसे एग्जिट रीओपन करने के लिए बॉस को डिफीट करना होगा। किसी लीथल बीस्ट के एम्बुश करने से पहले उसे जल्दी अडैप्ट और ओवरकम करना होगा। लेकिन नियर बाय प्रे की तलाश में घूम रहा फैंटम लायन उसे ये लग्जरी देने को तैयार नहीं लगता। मजबूर होकर चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है। लायन सीधा उस पर लंच करता है, लेकिन वो नैरोली डॉज करता है और उसके शोल्डर में प्रिसाइज टैब मारता है। बीस्ट फ्यूरी में रोर करता है, लेकिन अटैक इनइफेक्टिव रहता है क्योंकि वो वाइटल पॉइंट मिस कर देता है। वो जल्दी रियलाइज करता है कि उसके अटैक्स भी उतने ही स्लगिश और इम्प्रिसाइज है जितनी उसकी मूवमेंट। फैंटम लायन आसानी से उसे ग्राउंड पर पिन कर देता है और उसे टाको की तरह बाइट करने जाता है, ये दिखाते हुए कि ये मॉन्स्टर्स एक्सट्रीम ग्रेविटी में कितने अडेप्टेड हैं। वो कुछ पल के लिए लायन को अपने आर्म पर निबल करने देता है, फिर तुरंत अपनी क्लास अबिसल फील्ड में स्विच करता है। ये चेंज इंस्टेंट अलग तरह का स्टैट बूस्ट देता है। कुछ स्पीड के बदले उसे सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिलती है, जो क्लोज कॉम्बैट में क्रूशियल है। उसका क्लास चेंज अग्रेसिव पपी को स्लैम कर देता है और फाइट तुरंत उसके फेवर में फ्लिप हो जाती है। राक्षसा की ग्रेविटी मैनिपुलेट करने की एबिलिटी बेहद वैल्यूएबल साबित होती है। 10 Gs वाले प्लैनेट पर 3 टाइम मल्टीप्लायर ब्रूटल फोर्स के साथ हिट करता है। इसी पल लायन फ्यूरियस रोर करता है, लेकिन चेन कोई मर्सी नहीं दिखाता और फैंटम लायन को प्लैनेट की सरफेस में क्रश कर देता है। इसके बाद वो फ्लोर पर फैलकर सांस पकड़ता है। ग्लटनी उसे एक वेल डिजर्व्ड लेवल अप नोटिफिकेशन देकर सरप्राइज करता है। फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि हर क्लास को स्टार रेटिंग मिलती है। स्टार्स की संख्या बताती है कि क्लास स्विच करते समय स्टैट्स कितना चेंज होते हैं। पर्गटोरी राक्षसा के पास उसके सभी क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। इसके बावजूद उसने अभी इस क्लास में एक बी रैंक फैंटम लायन से अपनी जान बचाकर फाइट की है। ये साफ हो जाता है कि ट्रिपल एस रैंक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। फिर वो इरिटेट होता है कि ग्लटनी उसे क्रीचर को डिवावर करने का ऑप्शन भी नहीं देता। ये क्रीचर क्लियरली फ्लोर बॉस भी नहीं था, क्योंकि असली बॉस को डिफीट करने के बाद ही एग्जिट अपीयर होना चाहिए। तभी उसके पीछे एक मैसिव डोर खुलता है। डार्कनेस से डजन्स ऑफ ग्लोइंग आईज बाहर झांकती है। रियलिटी उसे जोर से हिट करती है। एक फैंटम लायन को डिफीट करने में जो एफर्ट लगा, वो आने वाले खतरे के सामने कुछ भी नहीं है। काउंटलेस बी रैंक मॉन्स्टर्स उस डोर से बाहर निकलते हैं, उसे हर डायरेक्शन से क्लॉ और मॉल करते हुए। अब जाकर वो पूरी तरह समझता है कि राक्षसा ने उसे किस बारे में वॉर्न किया था। डीमन ने कहा था कि टावर के अंदर रूथलेस बीस्ट्स हैं और उसका रास्ता एंडलेस पेन और सफरिंग से भरा होगा।
लेकिन डीमन ने यह भी कहा था कि उसे सब कुछ एंड्योर करना होगा, अडैप्ट करना होगा और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। जल्द ही चैन अपनी नींद से झटके से जाग जाता है, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वो अभी-अभी अपनी जिंदगी का सबसे भयानक नाइटमेयर सर्वाइव करके आया हो। कमरे में बाकी सभी लोग गहरी नींद में हैं, पूरी तरह अनअवेयर कि उसने अभी मॉन्स्टर्स द्वारा अपना फ्लैश फाड़े जाने की एग्नी झेली है। हमारा एमसी आखिरकार रियलाइज करता है कि पर्गेटरी का वॉइड टावर कोई इंस्टेंट लेवलिंग का शॉर्टकट नहीं है, वो अभी बस एक लंबी, ग्रूलिंग और पेनफुल जर्नी की शुरुआत पर है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और आखिरकार एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम का समय आ जाता है। कई वीआईपीज वहां मौजूद हैं, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स के नए बैच को ऑब्जर्व करने के लिए। टीम कॉम्पोजिशन के लिए नए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी अनाउंस होते हैं, जहां हर पार्टी में कम से कम एक हाई ई रैंक स्टूडेंट होना जरूरी है। टीम बनाने का मोमेंट आता है और डिक्लेयर किया जाता है कि अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के रैंक्स देख सकते हैं। इससे हर कोई जल्दी डिसाइड कर सकता है कि अपनी पार्टी के लिए किसे रिक्रूट करना है। स्टूडेंट्स को हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, लेकिन मालोंग तुरंत कुछ ऑड नोटिस करता है। चैन खुद भी कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है कि उसका नाम लिस्ट के सबसे बॉटम पर है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं, क्योंकि बाकी लोग सोचते हैं कि एक नियर ग्रेड सी अवेकनर क्लास में सबसे नीचे कैसे हो सकता है। जेलस स्टूडेंट्स तुरंत ट्रैश टॉक शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंट कि उसका हाई रैंक असेसमेंट की गलती थी। फिर भी वे ये डिनाई नहीं कर सकते कि उसकी स्ट्रेंथ रियल है और उसे टीम में लेने से उनका स्कोर जरूर बढ़ेगा। काउंसिल प्रेसिडेंट टिंग चुप रहता है, जबकि लोग उस फूल के बारे में बातें कर रहे हैं जो शायद प्रेसिडेंट का ऑफर रिजेक्ट करने पर रिग्रेट कर रहा होगा। इस स्कीम के पीछे असली आदमी उसका अंकल गोंग स्वान है। उस बास्टर्ड ने सोचा कि कोई भी हमारे एमसी को इनवाइट नहीं करेगा जब वे उसे सबसे नीचे रैंक देखेंगे। उसका प्लान सिंपल था, अगर चैन क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा तो वो प्रेसिडेंट की पार्टी को बीट करने का मौका ही नहीं पाएगा। कुछ घंटों पहले की बात पर वापस जाते हुए पूरी क्लासरूम प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट टिंग से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें उसकी टीम में ले लिया जाए। वे इसे इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चुंग उन्हें रोक देता है और कहता है कि वे सिर्फ एक और पर्सन ऐड कर सकते हैं। वापस प्रेजेंट में बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी टीम्स बना लेते हैं और सिर्फ वीकेस्ट डॉम बचता है। लॉन्ग बताता है कि उन्होंने सभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। अभी उनके पास सिर्फ 4 लोग हैं, इसलिए वे ग्रेजुएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो गुस्से में कहता है कि चैन का स्कोर लोएस्ट रैंक पर डालना बेहद सस्पिशियस है, जिससे वो पार्टिसिपेट करने के लिए भी अनफिट लगता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार कम से कम एक हाई लेवल ई रैंक होना जरूरी है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनकी ग्रुप को जानबूझकर टारगेट किया गया है। ग्रेजुएशन टेस्ट ही वो मौका है जिससे स्टूडेंट्स अपनी टैलेंट दिखा सकते हैं और हाई लेवल गिल्ड्स द्वारा स्काउट हो सकते हैं। फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स की संख्या के आधार पर मॉन्स्टर्स की संख्या तय होती है। इसी वजह से कोई भी वीकलिंग्स के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वे सिर्फ एक्स्ट्रा बर्डन बनेंगे। हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि 3 लोएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट्स एक ही डॉम से हैं, जिससे वे पूरी तरह आइसोलेटेड हो जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट जो को बुलाता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ एक और पर्सन चाहिए। वो उसे गैसलाइट करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि वो श्योरली अपने वीक डॉममेट्स के साथ टीम बनाकर ग्रेजुएशन टेस्ट फेल नहीं करना चाहेगा। चैन समझ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वे सभी बाहर रह जाएंगे और कंपीट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉम किंग उनका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो अपने रूममेट्स को कभी अबैंडन नहीं करेगा। इससे दूसरी ग्रुप गुस्से में चली जाती है, लेकिन वो उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करने की सीख देता है। स्टूडेंट लिस्ट चेक करते हुए लॉन्ग अनाउंस करता है कि लगभग सभी ने अपनी टीम्स बना ली हैं। उन्हें सिर्फ एक और पर्सन चाहिए, लेकिन कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। मीनवाइल हमारा एमसी डायरेक्टर की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि उसका सरनेम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा ही है। ऐसे अंडरहैंडेड मूव्स देखकर चैन सोचता है कि क्या गोंग स्वान सच में उसे इतना बड़ा थ्रेट मानता है। होप ना खोते हुए वो डिक्लेयर करता है कि वो जरूर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जब बाकी लोग इतनी ओपनली हॉस्टिलिटी दिखा रहे हैं तो उसे भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। ऑरा फार्मिंग करते हुए वो आगे बढ़ता है और ऑफिशियल्स उसकी सडन पावर डिस्प्ले देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। उसके डॉम मेट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा एमसी याद करता है कि सभी अवेकनर स्कूल्स में एक स्पेशल कस्टम होता है। स्टूडेंट्स कभी भी किसी को चैलेंज कर सकते हैं, भले ही ये शो ऑफ लगे, लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाने और रिकॉग्नाइज होने का तरीका है। ऐसी सिचुएशन में कई लोग फाइट करने से मना कर देते, लेकिन उसे पता है कि प्रेसिडेंट टिंग पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अगर वो ब्लॉन्ड को हरा देता है तो हर कोई उसके साथ टीम बनाना चाहेगा। तभी एक लड़की दरवाजे पर आती है और हमारे एमसी को बुलाती है, पूछते हुए कि क्या उसे अभी भी अपनी टीम के लिए किसी की जरूरत है। वो कहती है कि वो भी इस साल के ग्रेजुएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट जोड़ती है कि वो मिडिल स्कूल में ही डी रैंक तक पहुंच गई थी, इसलिए वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उसके डॉममेट्स पागल हो जाते हैं, सोचते हुए कि उसने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को अपनी साइड में कैसे ले लिया।
चुंग और टिंग दोनों कंफ्यूज दिखते हैं, जबकि डायरेक्टर पानी पीते पीते चोक होने वाला होता है। स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट वर्स्ट रैंक टीम में क्यों ज्वाइन करना चाहती है। किसी को भी सच में नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन रूमर है कि वो सेंट किंगडम से आई है। डायरेक्टर ऑलमोस्ट अपना दिमाग खो देता है और कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कहता है कि लिंग ने यहाँ कोई रैंक्ड टेस्ट नहीं दिए और अपना रैंक प्रूव नहीं किया, जो रूल्स के खिलाफ है। अचानक प्रिंसिपल प्रकट होते हैं और कहते हैं कि डायरेक्टर सही है। गोंग्सवन उसे देखकर ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ले लेता है। लेकिन फिर प्रिंसिपल पूछता है कि लिंग टेस्ट में क्यों ज्वाइन करना चाहती है, जबकि यहाँ थोड़े समय के लिए ही है। मीनवाइल हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वॉरियर क्लास होते हुए प्रिंसिपल अचानक टेलीपोर्ट कैसे कर गए। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है कि अगर वो टेस्ट में ज्वाइन करती है तो ये दूसरों के लिए फेयर नहीं होगा, और लिंग सिंपली उसके साथ प्ले अलोंग करती है। चैन पसीना बहाने लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि इन दोनों का रैंक क्या है। डायरेक्टर हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल का सपोर्ट करता है और कहता है कि रूल्स के बिना स्कूल नहीं चल सकता। तब प्रिंसिपल अपना टोन बदलता है और एक्सप्लेन करता है कि स्कूल का पर्पस अवेकनर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां वे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकें। भले ही ग्रेजुएशन टेस्ट एक ट्रेडिशन है, लेकिन ये स्टूडेंट की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है। वो पूछता है कि अगर रूल्स चेंज की वजह से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो स्कूल उस लॉस की भरपाई कैसी करेगा। डायरेक्टर जोर जोर से पसीना बहाने लगता है और सोचता है कि क्या वो आखिरकार एक्सपोज हो गया है। वो ये भी सोचने लगता है कि क्या प्रिंसिपल ये सब सिर्फ उस एमसी के लिए कर रहा है। ये समझते हुए कि ये परेशानी मोल लेने लायक नहीं है, वो पीछे हटने का फैसला करता है। वो खुद से कहता है कि चूंकि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स पहले ही एक टीम बना चुके हैं, वे वैसे भी आसानी से असेसमेंट जीत जाएंगे। वो प्रिंसिपल के सामने झुकता है और माफ़ी मांगता है, ये मानते हुए कि उन्होंने ये नज़रअंदाज कर दिया कि ये सिस्टम कुछ स्टूडेंट्स को ग्रो करने का मौका ही नहीं देगा। इसके बाद डायरेक्टर अनाउंस करता है कि अब लोअर रैंक्ड टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाली ग्रुप्स भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ताकि फेयरनेस बनी रहे। चारों डॉममेट्स आखिरकार अपनी टीम बना लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि अब वे ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। पीछे बैठे प्रिंसिपल लिंग से कहते हैं कि उसे उस एमसी में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। टेस्ट के एक साइड पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स की टीम लीड कर रहा है और दूसरी तरफ एमसी 3 वीकेस्ट प्लेयर्स को लीड कर रहा है। इससे ओल्ड मैन को क्यूरियोसिटी होती है कि वे कौन सी केव चुनेंगे और आखिर में कितने पॉइंट्स लाएंगे। ऑफिशियल अनाउंस करता है कि अब सभी कैप्टन्स अपनी डेविल केव चूज कर सकते हैं। तभी उसका टैबलेट डिंग करता है और वो चौंक जाता है क्योंकि एक कैप्टन ने पहले ही चॉइस कर ली है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि एमसी ने कौन सी केव सेलेक्ट की है। उसके डॉममेट्स पैनिक हो जाते हैं और उसे जल्दी डिसीजन बदलने को कहते हैं। पूछते हैं कि क्या उसे समझ भी है कि उसने क्या किया है, लेकिन हमारा एमसी चुप रहता है और स्क्रीन को घूर कर रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स की ग्रुप्स डेविल केव में जाती हैं और मॉन्स्टर्स को डिफीट करके पॉइंट्स अर्न करती हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड्स को हराने और कम समय में क्लियर करने पर अलग-अलग पॉइंट्स मिलते हैं और डंजन की डिफिकल्टी टोटल स्कोर को मल्टीप्लाई करती है। एफ रैंक डंजन से अधिकतम 75 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जबकि ई रैंक डंजन से 100 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। जो टीम हाईएस्ट स्कोर लाती है उसे इंपीरियल गिल्ड द्वारा स्काउट किया जाता है और टॉप प्लेयर को 1 मिलियन यूएन का रिवॉर्ड मिलता है। सिलेक्शन रूम में स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर 90 पॉइंट्स था, जो इंपीरियल गिल्ड के करंट लीडर ने अचीव किया था। एक ई रैंक डंजन क्लियर करने के लिए भी कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग डी रैंक फाइटर्स चाहिए होते हैं। इस साल टिंग की टीम शायद उस रिकॉर्ड को पार कर सकती है। तभी डिस्प्ले फिर से डिंग करता है और बताता है कि किसी ने डेविल केव चुन ली है। सब शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि एमसी ने डी रैंक डंजन सेलेक्ट किया है। आज तक किसी ने भी डी रैंक डंजन क्लियर नहीं किया और सब सोचने लगते हैं कि क्या ये मिस्टेक है। लॉन्ग पूछता है कि क्या एमसी के सिर पर चोट लग गई है, जबकि डॉम किंग पूरी तरह पागल हो जाता है ये देखकर। नर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी बताता है कि उसने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। तभी सिस्टम फिर डिंग करता है जब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी डी रैंक केव सिलेक्ट करता है। टिंग की टीम तुरंत उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है और वे टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। क्लासरूम में हड़कंप मच जाता है जबकि उनकी ग्रुप कूल बनने की कोशिश करती है। ब्लॉन्ड गॉथ गर्ल एमसी का मजाक उड़ाती है और मानती है कि वो सिर्फ अटेंशन चाहता है। बॉल्ड गाय कहता है कि उसके वीक टीममेट्स कभी अग्री नहीं करेंगे और टीम टूट जाएगी। लॉन्ग एमसी के चेहरे को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो सोचता है कि उसका दोस्त कब इतना स्ट्रांग हो गया और कितना बदल गया है। आखिरकार वो कंफर्म बटन दबाता है और अपने दोस्त पर भरोसा करता है। यू भी ग्रीन बटन दबाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
डॉम किंग इरिटेट होकर खुद भी बटन दबा देता है। इस तरह उनकी टीम ऑफिशियली टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाती है। अपने डॉम मेट्स की तरफ देखकर एमसी माफी मांगता है और बताता है कि उसने ये डंजन इसलिए चुना क्योंकि वो टॉप स्कोरर बनना चाहता है। वो समझता है कि वो उन्हें अपने सपने में खींच रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे सब मिलकर टॉप तक पहुंचेंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट अचानक खड़ा हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि टॉप स्पॉट सिर्फ उसी का है। एमसी मुड़कर उसका सामना करता है। टिंग एक इंटिमिडेटिंग ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। पीछे खड़ी लिंग ये देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखी हैं। दोनों के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। प्रिंसिपल प्राउड फील करता है कि स्टूडेंट्स इतने फियरलेस हैं, लेकिन लिंग अनईजी महसूस करती है क्योंकि एमसी ने डी रैंक केव चुनी है, जिसे एक सी रैंक भी अकेले क्लियर नहीं कर सकता। हालांकि डी रैंक केव से 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन उसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। ऊपर से उसके टीममेट्स भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय है और इतने कम समय में इतना इंप्रूवमेंट संभव नहीं है। फिर भी वो बेस्ट की उम्मीद करता है। 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर सभी थके हुए जमीन पर पड़े होते हैं। लॉन्ग पूछता है कि वे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं जबकि बाकी लोग सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। एमसी ने उन्हें हर तरह की एक्सरसाइजेस करवाई हैं, जिससे वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। एमसी एक्सप्लेन करता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग असल में कोई मदद नहीं करती। जब कोई पहली बार डेविल केव में जाता है तो उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सिर्फ इंस्टिंक्ट्स ही उसे बचाते हैं। ये ट्रेनिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है ताकि वे फास्टर मूव कर सकें और बेटर रिएक्ट कर सकें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग असली डंजन में जाकर एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन उनके जैसे कॉमनर्स के लिए ये सिर्फ सपना है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एलीट्स को मिलती हैं और वे शुरू से ही ऑर्डिनरी नहीं होते। इसके बावजूद वे हर कोशिश करते हैं कि कॉमनर्स कभी उनके बराबर न पहुंच पाएं। डॉम किंग पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी लोग क्या करें। एमसी अपना प्लान बताता है। अगर वे इंपीरियल गिल्ड में पहुंच जाएं तो सिस्टम को बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एक मौका है जिससे कोई भी एलीट्स को सरपास कर सकता है। ये उसका सपना है और वो कसम खाता है कि वो इसे पूरा करेगा और वे जरूर जीतेंगे। एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचा है और एमसी हर रात वॉइड टावर में ग्राइंड करता है। फैंटम लायंस को हराना आसान नहीं है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, चाहे वे उसे कितना भी ब्रूटल तरीके से क्यों न मारे। एग्जाम से 5 दिन पहले उसके रूममेट्स पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एमसी बिल्कुल अलग लेवल पर है। उसकी इनसेन ट्रेनिंग हशीरा ट्रेनिंग आर्क को भी वार्म अप जैसा बना देती है। सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं और उसका राइवल भी ट्रेनिंग में पीछे नहीं है, लेकिन एमसी उससे भी तेज इंप्रूव कर रहा है और अब वो बोन क्रशिंग ग्रेविटी में लायंस के पूरे पैक का सामना कर सकता है। उसके चेहरे पर खून बह रहा होता है, लेकिन वो जीतने के लिए पहले से ज्यादा तैयार दिखता है। एग्जाम के दिन एक छोटा ड्रोन पार्टिसिपेंट्स के साथ उड़ता है, गाइड की तरह काम करते हुए। लड़के मैचिंग आउटफिट्स में आते हैं, बेहद शानदार दिखते हुए। जैसे ही सभी रिस्ट बैंड्स पहनते हैं, एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। इसी बीच अकेडमी प्रिंसिपल गोंग लिन का स्वागत करता है। ये शार्प दिखने वाला आदमी प्रेसिडेंट टिंग का पिता है और इंपीरियल गिल्ड का को-फाउंडर है। स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, जैसे किसी जू के एग्जॉटिक एनिमल को देख रहे हों। उनकी क्यूरियोसिटी तब और बढ़ जाती है जब वे देखते हैं कि गिल्ड को-फाउंडर और प्रिंसिपल एक वाइट लिमो का स्वागत कर रहे हैं। एक रेड हेड आदमी कार्ल कैवेंडिश आराम से गाड़ी से बाहर निकलता है। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आमतौर पर इस जगह कभी नहीं आती। वीआईपी रूम में डायरेक्टर गेस्ट्स को बताता है कि कुल 23 टीम्स एफ रैंक डीमन लेयर्स में जा रही हैं। कुछ ग्रुप्स ने ई रैंक डीमन लेयर्स चुने हैं, जबकि सिर्फ 2 टीम्स ने डी रैंक डीमन लेयर्स चुने हैं। अलायंस सेक्रेटरी सिग्रिड ये सुनकर जेन्युइनली सरप्राइज होती है कि स्टूडेंट्स इतना रिस्की डिसीजन ले सकते हैं। आमतौर पर डी रैंक पार्टी भी डी रैंक लेयर में जाने से पहले अच्छी तैयारी करती है। वे पूछती हैं कि एकेडमी ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर ध्यान दिया है। डायरेक्टर कामली बताता है कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह पता है कि वे क्या कर रहे हैं। उसने साफ कहा था कि बिना रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले अवेकनर्स को एफ रैंक मॉन्स्टर्स से भी परेशानी होती है। असली खतरा बॉस मॉन्स्टर होता है, जो बाकी मॉब से कई गुना स्ट्रांग होता है। कई टीम्स आखिर में फेल हो जाती हैं क्योंकि वे बॉस को नहीं हरा पाती। ई रैंक लेयर्स में सिचुएशन और भी खतरनाक होती है, जहां सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स भी एफ रैंक बॉस जितने स्ट्रांग होते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि अगर सिचुएशन डेंजरस हो जाए तो सेफ्टी के लिए क्या है। डायरेक्टर बताता है कि हर लेयर के बाहर इंपीरियल गिल्ड का वॉरियर तैनात है और हर स्टूडेंट के रिस्ट बैंड में इमरजेंसी टेलीपोर्ट सिस्टम है। इसके बावजूद वे डाउटफुल रहती है कि एकेडमी में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो डी रैंक लेयर को चैलेंज कर सकें।
वे सोचती हैं कि वे टीम्स कितनी देर तक टिक पाएंगी। डायरेक्टर कॉन्फिडेंट रहता है कि ये ई रैंक ट्रबल मेकर्स जल्दी ही रोते हुए बाहर आ जाएंगे। डी रैंक डंजन में, जहां बड़े बड़े पेड़ थिक आइस से ढके हैं, एमसी के रूममेट्स डर से कांप रहे हैं। वहां के मॉन्स्टर्स किसी नाइटमेयर से कम नहीं, बैट्स और मंकीज का अजीब हाइब्रिड। एमसी तुरंत अपनी टीम को वार्न करता है कि ये मॉन्स्टर्स पलक झपकने में अटैक करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह अलर्ट रहना होगा। अचानक घोस्ट मंकी बैट्स का झुंड उन पर टूट पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि सभी लड़के किसी तरह ऑकवर्डली उनके लाइटनिंग फास्ट अटैक्स डॉज कर लेते हैं। वे खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने डी रैंक मॉन्स्टर का अटैक बचा लिया। तभी कुछ और भी शॉकिंग होता है। एमसी शांत खड़ा होता है, हाथ में लाइटनिंग सोर्ड लिए, और उसके आसपास मॉन्स्टर्स की लाशें पहले से पड़ी होती हैं। वो अपनी टीम को कहता है कि वे पहले खुद को बचाने पर ध्यान दें, बाकी वो संभाल लेगा। तभी एक और घोस्ट मंकी बैट सुपरसोनिक स्पीड से उन पर हमला करता है, लेकिन वे किसी तरह बच जाते हैं। शांगचू को एहसास होता है कि एमसी उन्हें रिफ्लेक्सेस और स्पीड के लिए ट्रेन कर रहा था ताकि वे ऐसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ सर्वाइव कर सकें। डॉम किंग दांत भींचता है क्योंकि वो खुद को डॉम किंग कहता था, लेकिन अब उसे अपने ही रूममेट पर डिपेंड करना पड़ रहा है। उधर एमसी बाकी सभी घोस्ट मंकीज को खत्म कर देता है। वे वेव्स में अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें इतनी तेजी से काटता है कि उन्हें समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ। डॉम किंग खुद से बड़बड़ाता है कि उसने हमेशा मा लॉन्ग से सुना था कि एमसी स्ट्रांग है, लेकिन आज पहली बार उसने खुद देखा। उसके लिए चेन अब एक साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं लगता, बल्कि एक बैटल हार्डन्ड सोल्जर जैसा दिखता है। जैसे जैसे स्लॉटर जारी रहता है, एक्स डॉम किंग के दिल में हमारे एमसी की बढ़ती रेप्यूटेशन को लेकर जेलसी आने लगती है। अचानक एक और मॉन्स्टर ग्रुप के पीछे से आ जाता है और वो मुश्किल से उसका अटैक ब्लॉक कर पाता है। वो अपने फ्लेमिंग हैंड से क्रीचर की टांग पकड़ लेता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है। वो उन्हें कहता है कि डेड वेट की तरह बिहेव करना बंद करें और खुद को संभालें। सिर्फ चेन की ही ग्रेजुएशन स्टेक पर नहीं है। बाकी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, उसकी सडन डिटर्मिनेशन देखकर। डॉम किंग की स्टबर्न विल से इंस्पायर होकर शैंग जुओ अपना फ्लोरा चांट वाइन लॉक कास्ट करता है और मंकी बैट को सक्सेसफुली एंटैंगल कर देता है। लेकिन शॉक की बात यह है कि क्रीचर तुरंत खुद को छुड़ा लेता है और जुओ को किक भी मार देता है। लॉन्ग अपना क्लाउड चांट फ्रॉस्ट बाइट ब्रीज कास्ट करता है, जो मॉन्स्टर को बस थोड़ा सा स्लो करता है। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि वो अपने अटैक्स कंबाइन करेंगे। मिलकर वे क्रीचर को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं और डॉम किंग को शाउट करते हैं। डॉम किंग अपना पहला बड़ा अटैक लॉन्च करता है। वो न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चार्ज करता है और सीधा हिट करता है, लेकिन उससे सिर्फ कुछ जले हुए बाल ही गिरते हैं। वो कई और फ्लेम बुलेट्स फायर करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। शैंग जुओ और लॉन्ग पहले ही अपनी लिमिट्स के करीब पहुंच चुके होते हैं। डॉम किंग फैसला करता है कि अब वो होल्ड बैक नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और एक कन्वर्ज्ड बर्स्ट फ्लेम बुलेट सीधे मॉन्स्टर पर छोड़ता है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जब स्मोक हटता है तो सिर्फ एक चार्ज्ड स्केलेटन बचता है। ड्रोन अनाउंस करता है कि उन्होंने सक्सेसफुली एक डी क्लास घोस्ट मंकी बैट को एलिमिनेट कर दिया है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। वो खुश होते हैं कि उन्होंने अपने दम पर एक डी क्लास मॉन्स्टर को हरा दिया। हमारा एमसी उनके पास आता है, थोड़ा सरप्राइज्ड होकर, और वे तुरंत उससे पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें फाइट करते देखा। मॉन्स्टर एक फिंगर बोन लूट के रूप में छोड़ता है और जुओ कैजुअली कहता है कि उसे मारना तो पीस ऑफ केक था। चेन फिर भी उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और थोड़ी देर बाद ड्रोन अनाउंस करता है कि डेविल्स केव के सभी मॉब्स क्लियर हो चुके हैं। ये देखकर डायरेक्टर गोंग लगभग अपना दिमाग खो देता है कि जीरो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले ये ट्रैश स्टूडेंट्स एक डी लेवल थ्रेट को हरा गए हैं। बाकी स्टाफ जानबूझकर चुप रहता है। मीनवाइल वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का असिस्टेंट कामली चेन की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। उसे लगता है कि चेन की ऑरा उसे उसके एक पुराने दोस्त की याद दिलाती है। वाइस चेयरमैन चेन का नाम नोट कर लेता है, जिससे प्रेसिडेंट टिंग के पिता और डायरेक्टर दोनों अलर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत टॉपिक बदलकर दूसरी डी रैंक केव में स्टूडेंट काउंसिल टीम की तरफ ध्यान खींचता है। वो बताता है कि वे ऑलरेडी मिडिल सेक्शन तक पहुंच चुके हैं और चेयरमैन का एड उनकी कोऑर्डिनेशन की तारीफ करता है, उसे प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम से कंपेयर करते हुए। ये सुनकर चेयरमैन काल अम्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि इस साल के ग्रेजुएट्स पिछले बैचेस से काफी बेहतर है। डायरेक्टर धीरे से कहता है कि असली बैटल अभी शुरू हुई है और असली स्पेक्टिकल अभी बाकी है। दूसरी तरफ टॉक्सिक वाइन कैवन में प्रेसिडेंट की टीम पर मियाज़मा पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर्स हर दिशा से अटैक करते हैं। एक लड़की अपनी गिटार बजाकर एलिजी ऑफ डिके छोड़ती है, जबकि एक स्टार मेज अपनी एबिलिटी से मशरूम्स को लिंक करता है।
फिर वो कैप्टन को सिग्नल देता है और प्रेसिडेंट तलवार लेकर आगे बढ़ता है। एक ही तेज वार में वो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उनकी टीम ऑब्जर्व करती है कि ये मॉन्स्टर्स वही हैं जिनका उन्होंने ट्रेनिंग में सामना किया था, इसलिए वे बिना किसी प्रेशर के सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि ग्रेजुएशन असेसमेंट प्लान्ड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैकिंग लाइफ को आसान बनाती है। इस कॉन्फिडेंस के साथ वे पहले ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, यकीन करते हुए कि वे इस साल आसानी से चैंपियन बनेंगे। क्लाउड फॉरेस्ट के फाइनल लेवल पर वापस लड़के हैरान हैं कि वे इतना आगे सर्वाइव कर गए और लेयर लॉर्ड तक पहुंच गए। एक फ्रोजन वेस्टलैंड के बीच वे एक घोस्ट टेप को देखते हैं जो आराम से खाना खा रहा है। डॉम किंग तुरंत पसीना पसीना हो जाता है, उसकी ताकत की कल्पना करके। उसका एक स्लैप ही उसे खत्म कर सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ देखता है, वो वीकेस्ट टारगेट पर फोकस करता है। मा लॉन्ग घबरा जाता है और उसकी एक चीख ही बीस्ट को ट्रिगर कर देती है। जायंट एप एक टेरिफाइंग लीप के साथ उनकी तरफ कूदता है। लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन चेन बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है। वो सीधे उसके चेहरे पर किक मारता है और लगातार अटैक से उसे हवा में उछालता रहता है, फिर उसे टुकड़ों में फाड़ देता है। ये सैवेज सीन देखकर सब स्टन रह जाते हैं। फिर भी चेन इरिटेट होता है कि डी रैंक मॉन्स्टर्स भी उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, लूट भी बेकार है। अचानक टीममेट्स खुशी से चिल्लाते हैं कि उन्हें जायंट मैना स्टोन्स मिले हैं। घोस्ट टेप उन्हें हॉलो ट्री ट्रंक में छुपा कर रखता था। वे एक्साइटमेंट में क्रिस्टल्स पकड़ने जाते हैं, लेकिन चेन वार्निंग देता है, पर 1 सेकंड देर हो जाती है। जैसे ही वे क्रिस्टल्स को छूते हैं, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश होता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया आइस से सील हो जाता है। शैंग जुओ, लॉन्ग और ड्रोन्स पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। वीआईपी रूम में लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो जाता है। डायरेक्टर स्मर्क करता है, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो। वाइस चेयरमैन कंसर्न दिखता है, जबकि डायरेक्टर फेक रिग्रेट दिखाकर कहता है कि उन्हें तुरंत स्टूडेंट्स को बाहर निकालना होगा। प्रिंसिपल डिसएग्री करता है और कहता है कि अभी वे डेंजर में नहीं है और डिसीजन खुद स्टूडेंट्स का होना चाहिए। डंजन के अंदर मा लॉन्ग ठंड से कांप रहा है। वो अकेला है जो फ्रीज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी क्लास में आइस रेजिस्टेंस ज्यादा है। तभी वो एक डरावनी हंसी सुनता है और एक स्केलेटन लाइक आइस मॉन्स्टर को देखता है, लेयर लॉर्ड। उसे याद आता है कि ये बोन किंग ऑफ रिमेन्स है, जो आइस और स्नो कंट्रोल करता है और टॉर्चर करके मारता है। वो समझ जाता है कि आइस बॉम्ब एक ट्रैप है और तुरंत भागने लगता है। वो जानता है कि वो अकेले सी क्लास लॉर्ड मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। वो चेन को बचाने दौड़ता है, लेकिन उसके पैर में आइस अटैक लग जाता है। बोन किंग उसकी हालत पर हंसता है और ब्रेसलेट वार्निंग देता है कि उसका पैर पूरी तरह छेद दिया गया है। फिर भी वो गिव अप नहीं करता और चेन को फ्री करने की कोशिश करता है। तभी एक और आइस शार्ड उसके हाथ में घुस जाता है। दर्द सहते हुए भी वो हार नहीं मानता। उसे अपना पास्ट याद आता है, कैसे वो हमेशा मुश्किलों से भागता था और पीछे रह जाता था। इस बार वो फैसला करता है कि वो भागेगा नहीं। वो अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करता है और चेन को आज़ाद कर देता है। तभी बोन किंग उस पर आइसिकल्स की बराज छोड़ता है। अटैक लगने ही वाला होता है कि वो जोर से चिल्लाता है और उसी पल चेन अपनी आंखें खोलता है। आइस ब्लॉक टूट जाता है और चेन तुरंत लॉन्ग को उठाकर सेफ जगह ले जाता है। बोन किंग भी शॉक में आ जाता है। लॉन्ग रियलाइज करता है कि चेन ने खुद अपनी ताकत से आइस प्रिजन तोड़ दिया। चेन उसे धन्यवाद देता है और उसकी हालत पूछता है। लॉन्ग जवाब देता है कि फिलहाल ब्लीडिंग रुक गई है, तो इसीलिए वो अभी जिंदा रहेगा। वो चेन को बताता है कि जिस मॉन्स्टर का वे सामना कर रहे हैं वो क्लाउड टाइप का सी रैंक लॉर्ड है, जिसे बोन किंग कहा जाता है, और वो चेतावनी देता है कि कॉम्बाट में ये बेहद खतरनाक है। वो ये भी जोड़ता है कि अगर उन्हें इस एनकाउंटर से बचने की थोड़ी भी उम्मीद चाहिए तो उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से फ्रीज होने से बचना होगा। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि बोन किंग बर्फ के शार्ड्स का एक विशाल क्लस्टर चार्ज कर रहा है, जो जल्द ही एक बड़े ग्लेशियर अटैक में बदल जाता है, जो फायर होने के लिए तैयार है। लॉन्ग हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर उन पर एक जाइंट आइस न्यू गिराने वाला है, और अगले ही पल वो हमला गिरता है और सब कुछ चमकती सफेदी में ढक जाता है। मॉन्स्टर हंसना शुरू करता है, लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक जाती है जब वो देखता है कि दोनों अभी भी जिंदा खड़े हैं। चेन अपनी क्लास को डूम फ्लेम किंग में स्विच करता है और क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट करता है, जिससे उसे कोल्ड डैमेज से पूरी इम्यूनिटी मिल जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके कोल्ड एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंस स्टैट्स को भी बूस्ट करता है, जिससे बैटलफील्ड उसके फेवर में बदल जाता है। बोन किंग डर से चीख उठता है और लॉन्ग भी कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है कि उसका दोस्त, जो सपोजिडली वोल्ट असैसिन था, अब क्लाउड टाइप वॉरियर बन गया है।
वो सवाल करता है कि क्या चेन उन रेयर प्रोडिजीज में से है जो एक साथ दो अलग अलग क्लासेस अवेकन कर सकते हैं। चेन बस पहले सिचुएशन को गलत आंकने के लिए माफी मांगता है और मानता है कि उसने अपनी गलती की वजह से अपने दोस्तों को एक खतरनाक लड़ाई में खींच लिया। फिर वो अपनी क्लास को एबिसल फील्ड में स्विच करता है। वो अपना पर्गेटरी वॉरियर सोर्ड निकालता है और बोन किंग का सामना पूरी इंटेंट के साथ करता है कि वो यही लड़ाई खत्म कर देगा। ये देखकर उसका दोस्त पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। आमतौर पर सभी अवेकनर्स एक ही क्लास के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अल्ट्रा रेयर लोग होते हैं जिनके पास एक साथ दो क्लासेस होती हैं। ऐसे ड्यूअल क्लासर्स इतने रेयर होते हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस तरह की रेयरिटी उन्हें हर मेजर गिल्ड के लिए ट्रेजर बना देती है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसने ध्यान से देखा और समझा कि चेन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से हर क्लास अपनी ही लेवल की है। एबिसल फील्ड फॉर्म में चेन के स्टैट्स पागलपन की हद तक बढ़ जाते हैं। उसकी ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ उसे रॉकेट की तरह जमीन से उछाल देती है। वो एक्सप्लोसिव स्पीड से बॉस की तरफ बढ़ता है, जिसकी स्मग स्माइल अब उसके किलिंग ऑरा के सामने गायब हो जाती है। एक ही क्लीन मोशन में वो उसे ऐसे काट देता है जैसे नाइफ बटर को काटता है। लेवल 17 तक पहुंच जाता है और एक रेयर लूट ड्रॉप भी हासिल करता है। टूटे हुए स्केलेटन के लाइफलेस रिमेन्स को देखते हुए उसका दोस्त अभी भी शॉक में है कि उसने एक सी रैंक लेयर लॉर्ड को 1 शॉट कर दिया। हमारा एमसी कैजुअली उसे याद दिलाता है कि बाकी लोग अभी भी बर्फ में जमे हुए हैं। मा लॉन्ग को अचानक याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो बॉस फाइट के दौरान अपने बाकी दोस्तों को पूरी तरह भूल गया था। वो तुरंत भागता है ताकि बाकी लोगों को थॉ कर सके, इससे पहले कि वे फॉरबिडन आइसक्रीम बन जाएं। उसके जाने के बाद चेन नोटिस करता है कि उसके पास फ्रॉस्ट लिच किंग को डिवावर करने का ऑप्शन है। आसपास कोई नहीं होने की वजह से वो जल्दी से उस गिरे हुए लेयर लॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड मेज क्लास हासिल कर लेता है। बॉस के आर्कटिक नोवा की वजह से आसपास के सभी ड्रोन्स ब्लाइंड हो चुके हैं, इसलिए कोई भी उसकी इस हिडन एबिलिटी को डिस्कवर नहीं कर पाएगा। फिर अचानक उसे एक और सरप्राइज नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास भी लेवल अप हो जाती है, जिससे उसे अपने स्टैट्स में 1 स्टार ऐड करने का मौका मिलता है। सीन फिर शिफ्ट होता है डी रैंक लेयर ग्लूम वाइन ग्रोटो में, जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की टीम पूरी तरह ओवरवेल्म हो रही है। वे जितना भी जोर लगाएं, डी रैंक बॉस इन एमेचर अवेकनर्स के लिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल साबित हो रहा है। मॉन्स्टर को चेन से रोकने वाला मेज कोलैप्स होने के करीब है और लाइटनिंग आर्चर के एरोज बॉस के लिए बस हल्की मसाज जैसे लगते हैं। उन्हें ऐसे उछाला जा रहा है जैसे वे कोई सस्ते टॉयज हों। ये ह्यूमिलिएशन उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उनके सारे कॉम्बैट सिमुलेशंस बेकार थे। उन्होंने कभी इस लेवल की पावर का सामना नहीं किया। मेज जल्द ही समझ जाता है कि प्रेसिडेंट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। बैकलाइन में प्रेसिडेंट ड्रामेटिक पोज लेता है। वो अपने सपोर्ट मेजर्स के बफ्स के साथ अपना अल्टीमेट स्किल चार्ज करता है। जब पर्याप्त एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो ब्लेजिंग सोर्ड के साथ बॉस पर हमला करता है। ब्लेड सीधे उसके कोर को पियर्स करती है और फ्लेम्स के स्टॉर्म में उसे अंदर से पिघला देती है। उसके टीममेट्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं जैसे एक लेजेंड का जन्म हुआ हो। ड्रोन अनाउंस करता है कि उनकी टीम ने सिर्फ 30 मिनट्स में डी रैंक लेयर क्लियर कर लिया। पूरी टीम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि उन्होंने फर्स्ट प्लेस जीत लिया है। वे लेयर से बाहर निकलते हैं और रैंकिंग में अपना नाम टॉप पर देखने की उम्मीद करते हैं। रास्ते में वे उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जल्दी हार मानकर बाहर आ गए थे और ज्यादातर ट्रॉमेटाइज दिखते हैं। तभी प्रेसिडेंट का लैकी एमसी और उसकी टीम को साइड में बैठा देखता है। उनके थके हुए हालात देखकर वो मान लेता है कि वे अंदर जाते ही फेल हो गए होंगे। वो स्मग होकर चेन का मजाक उड़ाने आता है, तभी अलायंस वाइस चेयरमैन आ जाता है। एलिगेंट आदमी धीरे धीरे क्लैप करता है और स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। प्रेसिडेंट टिंग हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर कैवेंडिश उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सीधे आगे बढ़ जाता है। ये इंसल्ट प्रेसिडेंट के प्राइड को अंदर से तोड़ देता है। फिर वाइस चेयरमैन जोर से एमसी को ट्रू लेजेंड कहता है। वो चैन के कंधे पर हाथ रखकर अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ 20 मिनट में डी रैंक डंजन क्लियर किया। यहां तक कि उसके गिल्ड की प्रोफेशनल टीम्स भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाईं। ये सुनकर प्रेसिडेंट और उसकी टीम पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि 4 वीक स्टूडेंट्स ने उनकी 10 मेंबर टीम को कैसे हरा दिया। एमसी पर इसका कोई असर नहीं होता। देश के सबसे पावरफुल आदमी से प्रेज मिलना उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो बस सोचता है कि ऐसा बड़ा आदमी यहाँ क्यों आया। कार्ल कैवेंडिश कामली कहता है कि वो चैन का नाम याद रखेगा। फिर वो गोंग लिन की तरफ मुड़ता है और कैजुअली उसके बेटे की तारीफ करता है, जो आधी अधूरी कॉम्प्लीमेंट लगती है। इसके बाद वो जाने का ऐलान करता है, लेकिन डायरेक्टर जल्दी से सिचुएशन संभालता है और फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करता है कि दोनों टीम्स का स्कोर टाई है,
इसलिए दोनों को इंपीरियल गिल्ड में शामिल होने का इनविटेशन मिलेगा। ये सुनकर एमसी के रूममेट्स बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी प्रैक्टिकली सेट हो गई है। लेकिन प्रेसिडेंट टिंग इससे खुश नहीं है। डायरेक्टर आगे बताता है कि कैप्टन्स को गिल्ड में मैनेजमेंट रोल्स मिलेंगे और $1 मिलियन प्राइज दोनों में बराबर बांटा जाएगा। ये सुनकर एमसी थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि आधा पैसा उसके डेट के लिए काफी नहीं है। तभी प्रेसिडेंट टिंग इस टाई को मानने से इनकार कर देता है और 1 वर्सेस 1 ड्यूअल का चैलेंज देता है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। डायरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। वो सोचता है कि एमसी इस बेकार ड्यूअल को मना कर देगा, लेकिन एमसी तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है इस शर्त पर कि विनर पूरा $1 मिलियन लेगा। ये सुनकर वाइस चेयरमैन भी रुक जाता है। अब सब तय हो जाता है। एमसी आगे बढ़ता है अपने राइवल का सामना करने के लिए, एक बार और हमेशा के लिए फैसला करने के लिए।